चिल्ला के उठता है। जैसे अब देखिए हीरालाल भाई साहब के साथ ही की जोड़ी है और ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ऐसी ही जोड़ी अमर रहे बिल्कुल। और आगे आगे इस योगार मंच पर ऐसे ही आके और आनंद, हर्ष और उल्लास के साथ इस योगार मंच में चार चांद लगा देते हैं। जब भी ये जोड़ी आती है, और हीरालाल भाई साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो तो ये कवि है, शायरी भी है उनके अंदर। बहुत अच्छे से इस योगार मंच पर जो पहले योग शिक्षक चीफ गेस्ट आते थे उनके बारे में बहुत अच्छे से करते थे। अब कई व्यस्त रहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज मुझे लगता है कि आज के हमारे योगाचार्य के लिए हो जाए एक दो लाइन आदरणीय हीरालाल भाई साहब। अपने पास तो यही कहने का है, जो लालों की बात हुई है तो लाल जो कमाल कर रहे हैं टीकमगढ़ से हरिद्वार से, तो इधर से भी लाल हैं आदरणीय राम कृपाल जी। तो मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा दूर करें। कौशलपुर वासी नारी नर, युवा वृद्ध और बाल, कौशलपुर वासी नारी नर, युवा वृद्ध और बाल, प्राणव ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल, प्राणव ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। क्या बात है, ऐसे हमारे आदरणीय जी बहुत योग सुंदर, शिक्षक हैं आज के, बहुत सुंदर। हमारे बड़े भाई, सभी को प्रिय है वो। ओम प्रणाम। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पटेल भाई साहब आपका, और हीरालाल भाई साहब, पूरे योगार मंच का धन्यवाद, जी अभिनंदन। जी, आप सभी जनों को बहुत बहुत आभार। हमारे तो ये हमारी सप्ताह बनाते रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को भी। जी अगला सत्र धन्यवाद। शुरू किया और जाए। अगला सत्र अगला हम, सत्र चलिए अगला सत्र आरंभ करते हैं। आज हमने योग किया, अब हम आहार पर चर्चा करते हैं। और आज हमारे बीच में आदरणीय अंकित मालू जी, आज अंकित मालू जी एक उत्कृष्ट युवा कृषक है, जिला शिवनी मध्य प्रदेश से है। और हमारे योगाहार मंच पर अंकित जी का बहुत बार उद्बोधन रहा, जैविक प्राकृतिक खेती के ऊपर, गौमाता के ऊपर। और आज वो हमें प्राकृतिक जैविक कृषि मेला आज अभी हाल में इंदौर में हुआ है, और उन पर उन्होंने मुझे वीडियो क्लिपिंग भी भेज दी थी। तो मैं ऐसे अब मेले हर जगह पर लग रहे हैं, कृषि मेले आज इंदौर में, और अपने ओंकारनाथ भैया जी गए थे तो वो लखनऊ में गए थे। ऐसे तो उनके जो अनुभव है वो आज हमें हम इसे योगाहार मंच पर देने वाले हैं। अंकित मालू जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। जी अंकित इंदौर में भैया, कहाँ पे है ये नमस्कार। कृषि मेला? इंदौर में था। कहाँ पे है ये, कहाँ पे इंदौर में? ये अभी बता देंगे अंकित मालू भाई साहब, अब बता देंगे। अब अच्छा अच्छा। जी 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 जी, जी जी। नमस्कार अंकित भैया, आपका स्वागत तो है। आप वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। कृषि मेला ये कृषि महाविश्वविद्यालय वहां पे लगा था। भारत के सबसे बड़े कृषि मेले में से एक था। और आने वाले 10 साल में भारत कैसे विश्व गुरु बन जाएगा, उसकी एक पूरा सिस्टम तैयार हुआ था वहां पे। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे 17वीं सदी के पहले हम लोग ही विश्व गुरु थे, और विश्व की सबसे बड़ी हमारी जीडीपी होती थी, जिसमें लोग हमारे यहाँ से अनाज लेके सोना चांदी देके जाते थे। क्योंकि हमारे जो खेती है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा या ऋषि मुनि द्वारा, या जो हमारे वेदों में जिसका बहुत अच्छा वर्णन है, और हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि अनेना धार्यते सर्वम जग देता कार्यकारम अन्नात् प्रभावित प्राणा प्रत्यक्षम नस्ति संशय। ये जो अन्न है वो जीवनदायिनी है, अन्न के बिना जीवन ही संभव नहीं है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। देखिए कृषि मेले में इतने अच्छे अच्छे किसान आए हुए थे, और मैंने इनको बोला भी था कि आप जो प्रोग्राम करा रहे हैं वो यज्ञ में कैसी आहुति है जो आने वाले 10 साल में
मतलब जरूरत ही पड़ेगी। आज हम जहाँ भी किसान मेले में जाते हैं, किसान प्रशिक्षण में जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों में साइंटिस्टों के उसमें जाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि भैया 5-7 साल बाद तो यूरिया डीपी से आपको हटना ही पड़ेगा, क्योंकि जमीन की जो प्रोडक्टिविटी, जो हमारे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन है, वो सही में कम हो रहा है। लोगों को मजाक लगता है कि लोग इतने दिन से बोल रहे हैं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लेकिन गांव गांव तक 30 साल पहले तक ये यूरिया डीएपी पहुंचा, उसके पहले ये सब चीजें नहीं थी। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आने वाला जो हमारा भविष्य है, आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज शुरुआत में वहां से भी मैंने जो सीखा और जो मैं अपने यहाँ भी करता था, और वहां से आने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला कि अगर आदमी को 100 साल जीना है, तो मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ आपको, बहुत सरल और अच्छी अच्छी चीज, कि 100 साल जीना है तो आप लोगों ने वो शोले पिक्चर का डायलॉग सुने होंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। पुराने जमाने में जो हमारे यहाँ जो ये गोल ऐसे घुमाने वाली चक्की थी, जो दो चट्टानों को मिला के हम इसका उपयोग करते थे। और मैंने अपनी नानी माँ से भी सुना हूँ कि जब लेडीज प्रेग्नेंट रहती थी तो उसको तक ये घुमाने बोलते थे कि उसको बहुत अच्छा होता था। जिनको भी ये सर्वाइकल या थायराइड होता था, वो अगर चक्की घुमाएं तो उनकी इतनी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी कि उनको यहाँ का भी पेन नहीं होगा, उनके शोल्डर भी मजबूत होंगे, और उन्हें थायराइड और सर्वाइकल जैसी ये खतरनाक बीमारी भी नहीं होगी। मतलब हमारी आटा चक्की कितनी जबरदस्त थी। फिर हम लोगों ने तरक्की की, विदेशों में चलता था एक एमोरी पत्थर। एमोरी पत्थर मतलब इजिप्ट साइड, मैक्सिको साइड ये पत्थर चलता था, और आज भी चलता है वहां, लेकिन वो पत्थर वहां का जो प्राकृतिक तौर पे बहुत मजबूत हार्ड है, उसी को हमने पाश्चात्य सभ्यता को हमने भारत में लाए, हमारी चक्की को हमने हटाए। और जब वो पत्थर हमने लाए तो हमारे यहाँ जो भारत में जो पत्थर है वो बहुत नरम है, तो उसमें हम लोग व्हाइट सीमेंट मिलाते हैं, सिलिकॉन मिलाते हैं। आप कभी भी देखना जहाँ चक्की का वो मिलता है, हर 3 महीने में जो चक्की अच्छी चलती है वो पत्थर चेंज हो जाता है। तो आप आज भी 50% लोग अपना खुद का गेहूं धो के खाते हैं, 50% तक रेडीमेड खाने लगे हैं। अब आप ये सोचिए कि आपने अपना गेहूं लाए, अगर आपने यूरिया डीएपी से भी उगाए हैं तो वो इनडायरेक्टली उसको मिल रहा है। फिर आपने उसको बढ़िया धोए, धूप में सुखाए, तो उसकी गुणवत्ता कुछ हद तक सुधरी। और जैसे आप आटा चक्की में ले गए तो वो जो आटा पेसा उसमें डायरेक्ट वो व्हाइट सीमेंट मिल गई। और जब आप आटा पकड़ते होंगे तो वो गर्म हो जाता है। पहले तो आपको व्हाइट सीमेंट सिलिकॉन ये पदार्थ मिल गया, इसको आप ठीक कर ही नहीं सकते। आप सब्जी अगर मार्केट से ला रहे हैं तो आप उसके छिलके निकाल सकते हैं, उसको पानी में आप धो सकते हैं, सोडा से साफ कर सकते हैं, मतलब कुछ हद तक हम कर सकते हैं। लेकिन जो हम आटा खा रहे हैं, ये आटे में सीधे व्हाइट सीमेंट ही सिलिकॉन मिल रहा है और हम इस आटे को खा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि आज हम जो चीज खा रहे हैं, हम ये बहुत बड़ा स्लो पॉइजन है। अगर हमने अ, जब मुझे 8 साल के मेरे कृषि के जीवन में मुझे ये चीज समझ में आई कि हम लोग जो आटा खा रहा है ये सबसे हमारे मतलब जो 100 साल जो लोग जीते थे, इसमें आटा चक्की का बहुत ज्यादा वो था। इस आटा की चक्की से हमारी दाल दाल बन जाती है, हमारे हर प्रकार के आटे पिस जाते हैं, चाहे मक्के का हो, चाहे हमारे गेहूं का हो, ज्वार का हो, जिसका भी हम चाहे ही पिस सकता है। ये ठंडा निकलता है। इसके अलावा हमारे चट्टान में 67 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। और जैसे ये पत्थर तो 3 महीने में चेंज करना पड़ता है, ये पत्थर 10 से 12 साल तक चल सकता है। तो मतलब मैंने जो अपने 2 साल पहले जयपुर में एक बहुत अच्छे कृषक हैं जांगड़ जी, उनसे मैंने इतनी बड़ी आटे की चक्की लाई, अच्छी बड़े साइज की, मतलब बहुत बड़ा साइज, और वो मोटर से चलती थी। क्योंकि आज की डेट में अगर आप किसी को बोलो, आप डंडा लेके भी खड़े रहोगे और बोलोगे भैया तू 300 रुपए ले, लेकिन ये गोल गोल घुमा के चक्की पीस, तो नहीं पीस सकता। क्योंकि प्रैक्टिकल है कि आज की डेट में इतनी शक्ति, ग्रहण शक्ति इंसान में बची नहीं है। क्योंकि कहते जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, जैसी पानी वैसी आपकी वाणी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आज हम इतना जहरीला अन्न खा रहे हैं, तो वैसे हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो गई। अब दो भाई साथ में नहीं रह पा रहे हैं। पहले पिताजी, बड़े पिताजी, उनके चाचा, 8-8 लोगों का परिवार, 50-50 लोग उसमें रहते थे। लोग कितने प्रेम से रहते थे। पहले भी लड़ाई झगड़े होते थे, पहले भी चीजें होती थी। तो मैं आटा चक्की में आता हूँ, तो ये आटा चक्की में कोल्ड प्रेस आटा भी निकलता है, कोई मिनरल्स ये नहीं होता है। तो जब मैंने ये मशीन लाया और मैंने कहा आटा चक्की मैं खुद खाने लगा, लेकिन मैं अगर किसी को अपना उगाया हुआ गेहूं भी दे रहा हूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक छोटी मशीन थी। तो मेरे को मन में ये हमेशा रहता था कि यार मैं तो बहुत अच्छा गेहूं खा रहा हूँ, बहुत अच्छा आटा पीस रहा हूँ, दाल निकाल रहा हूँ, लेकिन दूसरे लोग नहीं खा रहे। और जिसने 15 दिन इस आटा चक्की का खा लिया, तो आप ये मान के चलिए
कि 16वें दिन वो दूसरा खा नहीं सकता। दूसरी चीज, जैसे आयुर्वेद कहता है कि 99% बीमारी हमारे पेट से होती है। ये आटा की चक्की का आपने आटा खाना चालू कर दिए, 1 महीने में आपको जितनी भी आपकी बीमारी, इसमें आपको परिणाम समझ में आने लगेगा, ऊर्जा का पावर हाउस बन जाएंगे आप, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। तो जब इस चक्की वालों को बोला कि भैया आप ये चक्की भी रखिए, ये भी मोटर से चलती है, तो बोले भैया कैसा क्या है, तो मैंने बताया भी 1 घंटे में 5 किलो पीसती है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमारी तो 1 घंटे में 100 किलो पीस देती है। तो मैंने बोला भाई साहब 5 का आप सेट ला लीजिए, 2.5 लाख रुपए में ऐसे बड़े बड़े सेट आ जाते हैं, और 5 मशीन 25 किलो तक आपका पीसेगी। और आप अगर आज आटा पिसाई का 2-3 रुपए लग रहा है, आप सामने वाले से 10 रुपए लीजिए, क्योंकि आज की डेट में एक परिवार जो छोटा परिवार है 3-4 लोगों का, वो 15 किलो महीने का, मेरा एक ऐसा अनुमान है, आटा खाता है। 15 किलो में अगर 150 रुपए, तो आज एक चॉकलेट 150 रुपए की आ जाती है। इतना आदमी करने के लिए कर सकता है, अगर हमने हमारे जीवन में इस आटा चक्की को अगर अपने जीवन में लाए। और दूसरा, आजकल तो जागरूकता के कारण कोलू के बेल का जो हमारा तेल चलता था, आजकल जगह जगह वो ऐसी पेरने वाली मशीन लग गई, तो लोग उसका उपयोग तो चालू कर दिए हैं। तेल और आटा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी काम नहीं हो रहा है। आपको जान के यकीन नहीं होगा कि आज हम जो आटा खा रहे हैं, ये सबसे बड़ा स्लो पॉइजन है, और इसको हम ठीक कर ही नहीं सकते। हर आटा चक्की में ये लोग कर, कुछ लोगों के घर में अगर आटा चक्की भी है तो उसमें वो छोटे पत्थर लगे हैं, या फिर अगर वो लोहे की भी मशीन लगी है तो आटा गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है मतलब उसकी गुणवत्ता तो खत्म हो जाती है। हम लेकिन हाँ, ये पत्थर वाले आटे से तो ठीक है कि कोई घर में अगर अपनी छोटी सी मशीन लगा के कर रहा है, तो उसका गर्म तो आटा हो जाता है, उसकी गुणवत्ता तो खत्म हो जाती है, लेकिन ठीक है, इतना जहरीला नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि 90% लोग तो ये आटा चक्की की मशीन में ही जाके करते हैं। तो इस यहाँ से आने के बाद मेला से मुझे प्रेरणा मिली कि यार मैं अच्छा खा रहा हूँ, तो मैंने 5-5 के 2 सेट अपनी सिवनी में बुलवाए हूँ, और उसका श्री गणेश आप लोगों के आशीर्वाद से कर रहा हूँ। और इसी मेले में बहुत अच्छे अच्छे लोगों का उद्बोधन हुआ, बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपना जीवन बताए, और जो प्राकृतिक खेती के वहां जो अपने सामान दे रहे थे, उनके चेहरे में तेज दिखने बन रहा था, एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा थी लोगों में। तो वहां हमारी जो बात हुई, तो हमने भी बताया, लोगों ने बताया कि देखिए प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी है, कैसे हमारे पूर्वज दुनिया को खाना खिलाते थे, और हम कैसे विश्व गुरु थे। वो हमारी उस समय की जो जीडीपी है, जो पूर्ण में हमारी जो कोडिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके पूरे साक्ष्य हैं। तो उसमें सबसे बड़ा रीजन था हमारी प्राकृतिक खेती। और प्राकृतिक खेती जो है हमारी, प्राकृतिक खेती में हमारे उसमें गोबर, गौमूत्र, मतलब गौधारित खेती, हमारे घर गौ माता है, प्रकृति के द्वारा फूल पत्ती और फल दिया हुआ है, तो हम बहुत अच्छी प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। लेकिन उसमें सक्सेस होने का मैं बहुत अच्छा आपको बताता हूँ। बीज, देसी बीज, देसी बीज मतलब हम लोग देसी हैं। अगर अमेरिका का आदमी कोई यहाँ के रहने लगेगा, तो यहाँ के एटमोस्फेयर में 15 दिन रहेगा, 20 दिन रह लेगा, लेकिन फिर वो कहेगा कि भैया मुझे तो वापस वहां जाना है, क्योंकि वो वहां का देसी है, हम यहाँ के देसी है। जैसे आप और हम कश्मीर घूमने जाए, हम 15 दिन तक बहुत मस्ती कर सकते हैं, लेकिन 16वें दिन अगर हम मध्य प्रदेश में रहते, तो जैसे मैं सिवनी में रहता, तो मेरा सिवनी मुझे दिखेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं शुरू से यहाँ, तो यहाँ का जो मौसम और हमारे लिए बहुत जबरदस्त है, और इसके प्रति हमारे शरीर में डेवलपमेंट हो चुका है। अगर हम तमिलनाडु या वहां जाएंगे, कन्याकुमारी, केरला, तो हम वहां भी 10-15 दिन घूम सकते हैं। 16वें दिन हमको वापस यहाँ, क्योंकि हमको वहां अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जीवन यहाँ बीता है। मतलब कि जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे, तो उसको हम देसी कहते हैं। अब देसी बीज हमारे यहाँ, जैसे मेरे सिवनी का बता रहा हूं, हमारे सिवनी में धान है चिन्नौर, जीरा शंकर, श्रीधान। जो हमारा चिन्नौर है, वो मध्य प्रदेश की पहली धान है जिसको जीआई टैग मिला है, और गवर्नमेंट उसको 150 रुपए किलो बेच रही है। हाइट उसकी ज्यादा रहती है। ये जितनी भी धान का नाम बता रहा हूँ, ये देसी है, हाइट में अच्छी है, और सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब ये गोबर गौमूत्र से ही पकेगी, गौ माता से। अगर आप इसको यूरिया डीपी इससे पकाएंगे, तो इसका उत्पादन 3 से 4 कुंटल होगा, लेकिन जब आप गोबर गौमूत्र से इसको पकाएंगे, तो प्रति एकड़ 10 कुंटल तक आपको उत्पादन मिलेगा। रेट इतना अच्छा मिलेगा, और राष्ट्रपति भवन तक जाता है ये धान हमारा। और इसको आप खा लेंगे तो आपके पेट भर जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं भरेगी। जीरा शंकर मोती के दाने के जैसा होता है। आप यहाँ चावल बनाएंगे 300 मीटर तक उसकी खुशबू जाएगी। मतलब अद्भुत। श्री राम का स्वाद तो मैं शब्दों में बयान नहीं। मतलब हमारे जो पुरानी धान थी, हर जगह के आसपास के, हमारे यहाँ हर 80 किलोमीटर में धान का नाम चेंज हो जाता था, और हाइटेड धान होती थी। बस लगाना इसलिए बंद हो गया जब से यूरिया डीपी आया, तो इसका प्रोडक्शन गिर गया,
और अब वो कचरे जैसे हम लोग चावल धान लगाते हैं जो खुद उगाते हैं, खुद भी नहीं खाते, मार्केट से फिर हम लेके आते हैं बासमती या जो भी श्री राम HMT हम जो लाते हैं। गेहूं, गेहूं में सोना मोती गेहूं, दुनिया का एकमात्र गेहूं, मतलब इस संसार में जितने भी अनाज है, मिलेट्स है, उससे भी सबसे ज्यादा इस गेहूं में फॉलिक एसिड पाया जाता है। फॉलिक एसिड मतलब जिसको खाने से खून बढ़ता है, गेहूं में फॉलिक एसिड ना के बराबर पाया जाता है। और जो मिलेट्स मिलेट्स का इतना नाम चलता है, उसमें फॉलिक एसिड एक बहुत बड़ा कारण है। तो सोचिए। और ये दुनिया के सबसे पुराने गेहूं में से एक है, मोहनजोदड़ो सभ्यता का। हमारे दिमाग में कम्युनिस्ट ने क्या भर दी है कि हमारे खाने को रोटी नहीं थी, तो मैक्सिको से जो सुअर गेहूं खाते थे, वो गेहूं या लाल गेहूं लाए गए, तो हमने गेहूं से कि गेहूं तो भारत का है ही नहीं। अरे पूरी दुनिया को गेहूं भारत ने दिया भाई साहब, लेकिन कोई नॉलेज की कमी। श्री 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 रविशंकर जी, आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए, सोना मोती गेहूं 150 रुपए किलो बेचते हैं। 150 रुपए किलो वो गेहूं बेचते हैं, और उनको फोन लगा रहे हैं कि उनके पास पूरे बुक्ड ऑर्डर है, आप अगर 10 50 100 200 कुंटल दो तो हमको फोन लगाओ, हम ले लेंगे आपसे अच्छे रेट में। ये देसी गेहूं 2 पानी में उग जाता है, मैक्सिमम 3, अगर मुरम वाली जगह है। आप सोचिए, आज गेहूं में पानी देने के लिए लोग 5 5 6 6 7 7 पानी। खपली गेहूं, गेहूं में फाइबर नहीं होता, फाइबर जो हमारी पाचन के लिए वो अच्छा करता है, जो फलों में और सब्जियों में पाया जाता है। खपली गेहूं में बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। बंसी गेहूं, ग्वाला गेहूं, ये पुरातन लोकमन गेहूं है। मतलब ये ऐसे हमारे गेहूं हैं जो कम पानी में हो जाता है। सोना मोती गेहूं तो लो ग्लूटेन है, लो ग्लाइमेस इंडेक्स है। लो ग्लूटेन मतलब हम गेहूं में बहुत चिपचिपा पदार्थ होता है, जो हाइब्रिड बीज हम ला रहे हैं ना आजकल मार्केट से बाहर से, उसमें बहुत चिपचिपा पदार्थ होता है। हमारी टाकेज के पोस्टर भी हम उससे चिपकाते थे, जब हम उस खाते तो हमारी अतरी में जाके चिपक जाता है, और कई महीनों तक वो चिपका रहता है और सड़ता है। और सड़ने के बाद कितने तरीके के रोग, जो कहते हैं ना आयुर्वेद 99% बीमारी हमारे पेट से होती है, तो ये चीज हमारे शरीर में चिपकी रहती है, और फिर कर्क रोग जैसा तक हमें हो सकता है। तो आप सोचिए कि इतने सुंदर हमारे पास देसी बीज है, और इसका प्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने सोना मोती आज से 4 साल पहले लगाया था, मेरा 8 कुंटल प्रोडक्शन हुआ था, फिर 10 हुआ, फिर 11, मतलब 12 तक पहुंच गया, और इस साल मेरे को और लग रहा है। वो कैसे पहुंचा मैं आगे बताऊंगा। फिर हमारे यहाँ गांव में लगी रहती थी देव तुअर। देव तुअर गांव वाले उसको बोलते हैं। ये 14 फीट की हाइट होती है इसकी, 12 से 14 फीट, और ये पेड़ बनता है, 5 साल तक आपको फसल देता है। जब हमको ये 8 साल पहले ये तुअर मिली थी, तो हमने पहले साल लगाया था, हमको 1 किलो प्रोडक्शन मिला था। जब हमने वृक्ष आयुर्वेद पढ़े, हमारे शास्त्रों का में हमने इसका ज्ञान लिए, तो हमें पता चला जिस प्रकार जैसे हम लोगों का विवाह होता है, तो उसमें 7 जन्म के बंधन होते हैं, 7 जन्म के हम लोग कस्में खाते हैं, या 7 जन्म हम मानते हैं हमारे शास्त्रों में। हमने इसको 7 साल तक चयनित प्रणाली बोले तो, जहाँ हमारा तुअर के हमने 10 पेड़ लगाए, जिसमें एक पेड़ अच्छा हो, उसके बीज हमने संग्रह करके अलग रख लिए। अगले साल हमने इसको 1 एकड़ में बढ़ाया। इससे करते करते जब हमने 7 साल तक इसको बढ़ाए, तो हमारा एक पेड़ में 5 किलो तक सूखे फल आए। फोटोज है, मैं आपको सब चीज दिखाऊंगा। मुझे अवार्ड भी इसका मिला था। तो अगर हम हमारे शास्त्रों के द्वारा 7 साल तक चयनित प्रणाली से, अगर कोई भी, जैसे हमारा गेहूं जो अच्छा हुआ, जैसे हमने 100 रुपए की जगह में गेहूं लगा, और 10 रुपए की जगह में गेहूं बहुत ही अच्छा हुआ, तो उसको अलग से हम काट के बीज के लिए रख ले, जो हमारे पूर्वज करते थे 30 साल पहले। बीजों का मार्केट नहीं होता था। हमारे पूर्वज या हमारे कृषि वैज्ञानिक जैसे पूर्वज इस तरीके से काम करते थे। तो आप ये सोचिए कि लोग कहते हैं प्रकृति खेती में फायदा नहीं होता, दिमाग में मार्केटिंग भरती है, पानी मतलब इसलिए, ठंडा मतलब पेप्सी कोको कोला, और खेती मतलब यूरिया डीएपी। अरे भाई साहब, यूरिया क्या है? नाइट्रोजन। उसमें 46% नाइट्रोजन है, लेकिन बाकी का 54% क्या है उसमें? तारपिन, जो रोडों में लगता है, रोडों में हम बिछाते हैं, जहाँ घास तक नहीं उगती। अरे 46% हमें नाइट्रोजन चाहिए वहां तक ठीक, लेकिन हम ये रोड पे तारपिन क्यों उसमें यूज उपयोग कर रहे हैं? वो तो एक तरीके से स्टेरॉइड हो गया, रसायन हो गया, बड़ा खतरनाक। हम पी भी नहीं सकते, हमारे शरीर में तारपिन चलेगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे? लेकिन हम क्या कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता। तो हमारा ये कहना है कि अगर हमारे पास देसी बीज है, बहुत अच्छे अच्छे किसान, दीपक चौधरी जी, सौभाग शर्मा जी, रघुवीर जी, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे किसान है जो देसी बीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो हर किसान को बोलता हूँ 1 एकड़ में थोड़ी 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 लगाओ, जहां वो जो आपके उसमें अच्छा हो जाए, अगले साल उसको आप बढ़ा के उपयोग करो। 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाइब्रिड बीज में अगर आप गोबर गौमूत्र आधारित खेती करेंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको बनाया ऐसा गया है कि उनको ये चीज समझ ही नहीं आएगी। हाइब्रिड, और इन गेहूं में हर साल आप इसको बीज बना सकते हो, हाइब्रिड बीज अगले साल आपको फिर मार्केट से 5,000 खरीदना पड़ेगा। देखिए भारत में 90% से ऊपर किसान 5 एकड़ से नीचे वाले हैं, और बड़े मेहनती हैं।
5 एकड़ का किसान अगर ट्रैक्टर चला रहा है प्रति एकड़, बोनी से लेके बखरानी से लेके आखिरी कटाई तक में उसको जो जो जितनी भी चीज की जरूरत पड़ी तो उसको 5,000 प्रति एकड़ का खर्चा आता है। मतलब 5 एकड़ के किसान ने अगर ट्रैक्टर से खेती किया तो उसको 25,000 तो ये लगेंगे। फिर अगर उसको गेहूं की बोनी करना है तो आज 5,000 रुपए तक कुंटल में अच्छा गेहूं मिलता है, जिसमें उसको उपज बहुत अच्छी मिल पाए, और 8 7 पानी देना पड़ता है, तो ये 25,000 50,000। फिर रसायन, डीएपी, यूरी सबके खर्चे मिला के मतलब एक किसान को अगर 5 एकड़ में खेती करना है तो 50 से 75 हजार के बीच में उसके पास पैसे होना चाहिए। और फसल नहीं हुई तो कर्जा होगा, आत्महत्या करेगा। अब छोटा किसान मेहनती बहुत होता है, बड़े भी बहुत मेहनती होता है, लेकिन छोटे किसान का संसाधन कम होते हैं तो मेहनती लेकिन होता है। अगर उसके पास एक जोड़ बैल हो, मैंने धान लगाया था, मुझे ट्रैक्टर से 10 एकड़ में 1 लाख का ट्रैक्टर का खर्चा है, बैल से मेरा 10,000 भी नहीं लगा। और जमीन इतनी जबरदस्त कीचड़ मचा बैल से, हल्का हल्का, और इतनी अच्छी बोनी हुई। और जब उसमें कचरा उगा 15 दिन बाद हल्का हल्का मुलायम, मैंने दताड़ी उल्टी करके चला दिया, तो वो हल्का कचरा उसी में मिलकर खाद बन गया, और धान ऐसे बिज गई। तो ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ा, और धान जब कमर टूटी तो वो 2 कल्ले से 8 कल्ले कर दिया उसने। मतलब चमत्कार है। और बैल उस कीचड़ में भी घुस सकते हैं, धान लगने के ट्रैक्टर नहीं घुस सकता, बहुत तकलीफ होती है। सोचिए अगर बैल हो तो उसका ट्रैक्टर का 25,000 का खर्चा खत्म, देसी बीज है तो 25,000 का वो खर्चा खत्म, उसके गोबर गौमूत्र से उसका वो, मतलब किसान वो फायदा होना ही है, बस उसको थोड़ी मेहनत करना है। वो 5 एकड़ का छोटा किसान बहुत आराम से कर सकता है बैल खेती। मेरा एक मॉडल है जहाँ बिना पानी के हम खेती करते हैं, वो 25 एकड़ में हमने वो काम करके रखे। तो इंदौर मेले में हमें इतना कुछ जानने मिला, इतनी अच्छी अच्छी इनोवेशंस, इतने सोलर पैनल से कैसे हम बहुत अच्छे कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। मतलब वहाँ एक ज्ञान का सागर था वहाँ पे। तो मेरा यही कहना है कि किसान बहुत उन्नत हो सकता है। ये जो आटा की चक्की है, अगर ये इसका उपयोग करें, तेल का तो हम कर लिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 80+ साल तो आदमी करेगा ही। और हम कितना भी कुछ कर ले, अगर अंदर ही जहर डाले जा रहा है, हम कितना भी कर ले, एक विल पावर से हमारी जो एक 60 साल के बाद कोई भरोसा नहीं, वही चलता रहेगा। लेकिन मेरे को अभी भी ध्यान में, बहुत छोटा था, मेरी नानी कहती, एक 83 साल के आदमी शांत हो गए, तो कहते यार 83 साल में मर गया वो। तो मैंने बोला यार, नानी उस समय 83 साल को भी कम मानती थी, मतलब 100 तो उनका लैंडमार्क था। लेकिन 25 20 साल पहले हमारे दिमाग में भर दिया 60 साल। और अभी नई एक थ्योरी आ गई है, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं जी, 22 साल का लड़का मर जाता है जी हार्ट अटैक से। मतलब ये शब्द है, बल्कि हमारी साइंस कितनी ज्यादा हाई जा चुकी है। हर तरीके का इलाज है, हर तरीके का ऑपरेशन हो सकता है, योजनाएं भी चल रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं। लेकिन हमारा आयुर्वेद तो कहता है हॉस्पिटल जाना ही क्यों, आपको बीमार होना ही क्यों। हमारा योग यही कहता है, हमारे वाग्भट ऋषि जी का निचोड़ यही है कि हम काफ कफ पित्त वात को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हमको हर समय कैसे खाना चाहिए। लेकिन आप जहरी खा रहे हो अमृत समझ के। तो आप, तो मेरा यही कहना है कि एक श्लोक के साथ, जिससे आप पूरी प्रकृति खेती को और जीवन को समझ सकते हैं, कि शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम सड़गतम खल्लू शाश्वतम, तत्व सर्वम धारकम सत्व पालन कारकम, वारी वायु व्योम वाई जागतम, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम। हमारा जो ऋग्वेद है, जो दुनिया की सबसे पुरानी ग्रंथ है, उसमें जो मेन, ऋग्वेद में क्या मेन सार है, पंचतत्व, जो आज के आधुनिक बच्चे लोग जानते नहीं, जहां मौका मिलता है मैं बताता हूँ। तो इसका मतलब है कि प्रकृति और मानव का रिश्ता शाश्वत है, अमर है, एक दूसरे का पर्यायवाची है, एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे का आईना है। मतलब हम सब लोग पंच तत्व के बने, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, जिसको हमारे वेदों में भगवान कहा गया, पहला शब्द इसका आप जोड़ दें। हम भी पंच तत्व के बने, हमारी धरती माता भी पंच तत्व की बनी, हमारे पेड़ पौधे भी पंच तत्व के बने। जो हम हमारे शरीर में उपयोग कर सकते हैं वही हमें हमारी धरती माता में उपयोग करना चाहिए, वही हमें अपने पेड़ पौधों में उपयोग करना चाहिए। हम हम लोग हम लोग जो है, जो खा रहे हैं, अगर हम खुद खा रहे हैं तो हमारी धरती माता में वो डाल सकते हैं, हमारे पेड़ पौधे में। हम अगर हमारे हमारे शरीर में लगभग 70 से 71% पानी, हमारी धरती माता में लगभग 70 से 71% पानी, हमारे पेड़ पौधों में लगभग 70 से 71% पानी। हम अलग नहीं है। चंद्रमा पास आएगा पूर्णिमा में, हमारा समुद्र का पानी में जब वाटर फूटे, हमारे शरीर के एनर्जी लेवल हाई होगी, उस समय अगर हम ईश्वर को याद करेंगे तो हमारी ऊर्जा बहुत जल्दी कनेक्ट करेगी। अमावस्या में समुद्र का पानी डाउन हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा दूर हो जाता है, हमारा शरीर का भी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, इसलिए कहते हैं अमावस्या में थोड़ा ध्यान मत जाओ, बाहर मत जाओ, क्योंकि एनर्जी लेवल लो। मतलब इतना साइंस है हमारे उसमें। अब पूरी दुनिया कहते हैं विज्ञान, पूरी जितनी हमारी ये, आप कह सकते हैं जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए 17वीं सदी के बाद किए हुए। देखिए
विज्ञान क्या है, विज्ञान का आधार क्या है, नींव क्या है? गणित। गणित नहीं हो तो विज्ञान मुंह के बल कर जाएगा। हमारे उसमें 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। और ज्योतिष में भी क्या है? फलित और गणित। और गणित क्या है कि हमारा वेदों में वर्णन है, हमारे कृषि पंचांग में पूरा वर्णन है कि धरती जब सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है, धरती जब सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है, जैसे लोगों ने माना है कि जीरो तो हमने दिए, तो एक के बाद 9, एक के बाद 9 के बाद अगर जीरो जुड़ेगा तो ही गिनती बढ़ सकती है। 12वीं सदी तक पश्चिमी सभ्यताओं में क्या चलता था? रोमन चलती थी। रोमन मतलब ऐसे वन एक एक लाइन खींचते थे, फिर वी एक्स ऐसा चलता था। अब उनको 334 लिखना है, तो उनको एक्स 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 वी वी वन वन वन, मतलब उनको सिर्फ 334 लिखने के लिए इतना बड़ा लिखना, तो वो बड़ी उसमें तो जा ही नहीं सकते। हमारे उसमें तो जैसे विक्रम सावंत है 2080, युधिष्ठिर सामंत है 5000, ब्रह्म सावंत तक है हमारे पास 1 अरब साल। उस जमाने में मतलब हम अरबों की बात करते थे। तो आपने देखे होंगे कि गणित में सर्कल होता है, वो 360 डिग्री के होता है। अरे इंपेरिकल वैल्यू 100 डिग्री हो सकता है, 200, 250, 300। तो जब चंद्रमा धरती पूरा चक्कर लगाता है, तो धरती अपने एक्सिस में, अपनी ध्रुव में 360 बार घूमती है, तो 360 डिग्री हमने दी है दुनिया को। उस बीच चंद्रमा धरती के 12 बार चक्कर लगाता है, तो 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हमारे इसमें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। मतलब कि जूलियस सीजर हमारा पूरा कॉपी कैट कर लिया गया, पेटेंट हमारे पास नहीं था, उनने अपना नाम लगा के इंग्लिश कैलेंडर बना दिए। जूलियस सीजर बहुत बड़ा वहां का राजा था, उसके नाम से जुलाई हो गया, अगस्त उनका भांजा था। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा कॉपी कैट कर लिए। जब हमारा क्या कहते हैं 7वें अंबर में सूर्य रहता है तो सितंबर, 8वें अंबर में रहता है तो अक्टूबर, 9वें अंबर में रहता है तो नवंबर, 10वें अंबर में होता है तो दिसंबर। और संडे, मंडे, ट्यूसडे तो कॉपी कैट करके कर लिए। हमारे उसमें जो सोमवार होता है उनको उनने मून बना दिए। मतलब पूरी दुनिया को तारीख हमने दी है, गणित हमने दिए। वेदों में हजारों साल पूरी दुनिया मानती है सबसे पुराना शास्त्र है, तो गणित ही हमने दिए, तो विज्ञान हमने दिए। लेकिन पेटेंट 17वीं सदी के बाद हम लोग बहुत ज्यादा संघर्ष करते रहे, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा शोषण किया, हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए। तो हमारा कहना है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और वो संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे भारतीय संस्कृति पे गर्व है, हम सबको गर्व है। बस बताना है लोगों को कि दुनिया को तो सब कुछ हमने दिया, हमारे पास फैक्ट है, साइंस है। दुनिया में मानते हैं कि वेद सबसे पुराने ग्रंथ है और वेद का सार गीता में है। जितने हमारे हजारों ऋषि मुनियों का जो निचोड़ है वो हमारे अष्टांग हृदय में है। अष्टांग हृदय पढ़िए, हर कोई आयुर्वेद डॉक्टर बन सकता है, मतलब एक बेसिक चीज पता चल सकता है। तो थोड़ा सा मुझे बिटिया को स्कूल लेने जाना है, मैं ऐसी बात चलते हुए आपसे थोड़ा सा बात करूंगा। तो अब आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जी मतलब जी वहां जी हमने जी भारत में अंकित गर्व। भैया, और जी सवाल भी हो जाएंगे। साथ में जो मैंने आपको आटा चक्की का बताया हूँ, अगर आप कोई चाहे तो मैं जयपुर वालों का नंबर दे दूंगा। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, आप लोग बहुत आपका अच्छा नंबर शुरू। दे और दो देखिए, पहले। तो जितने लोग वो आटा की चक्की का वो आटा खाएंगे, आप कितना पुण्य कमाएंगे। पैसा तो एक अलग चीज हो गई, कितने लोगों को आप 100 साल जीवन का एक गुरु मंत्र देंगे, ये अपने आप में चमत्कार है। अंकित जी आपका नंबर बोल दीजिएगा। दीदी आपको वहां पे उसमें दे देंगी। जी 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 मैं बाकी चैट बॉक्स में उनका नंबर डाल दूंगी। प्रदीप राज भैया जी, जयपुर का नंबर दो, जयपुर का। जयपुर का भी मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। सबसे पहले आप अंकित भैया से सवाल करिए। अब मैं लास्ट में नहीं तो फिर ग्रुप में भी ज्वाइन है अंकित भैया, हमारे योगाहार 1 2 में मैंने ज्वाइन किया है। और सबको उनमें वो डाल देंगे नंबर। तो और मैं जल्दी आपको इसके वीडियो भी दूंगा, आटा चक्की वाले बहुत अद्भुत हैं। मेरे यहाँ जितनी भी गौ माता हैं उनमें मैं मका, सतावर, हल्दी, जितनी भी हमारी चीजें इसी चक्की में पीस के उनके लिए खाना भी बनाता हूँ। तो पहले जो मेरा 80 गौ माता को पालने का खर्चा 50,000 से ऊपर था, अब वो घट के 5,000 रुपया हो गया, क्योंकि मका और ये सब चीज मेरी खुद की उगाई हुई है। इसी आटा चक्की में पीसता हूँ, शुद्ध देता हूँ। जैसे पहले मैं वेनोला ये सब देता था तो इसमें कॉटन पाया जाता था, और कॉटन में आज की डेट में इतना रसायन डाला जा रहा है, तो हम गौ माता को इतना ज्यादा वो कर रहे थे। लेकिन अब से जब से मैंने ये सिस्टम किया हूँ, तो हमारे पैसे भी बच गए हैं और हमारी गौ माता भी बहुत अच्छी हो गई है। की जी कीमत कितनी है चक्की की? जी। चक्की की कीमत कितनी है? चक्की मोटर से कंप्लीट हमें पड़ती है 50,000 में, और इसका पत्थर 15 साल भी नहीं बदलना पड़ता। और इसमें आप धना, धनिया हर चीज पीस सकते हैं।
जी, बहुत सुंदर। अगर आगे आपका साइड आदरणीय। करवाएंगे, ₹1,00,000 का आ जाएगा वो। और अगर आप उसकी दुकान खोलते हैं तो एक तो जागरूक भी करेंगे और लगभग 1 साल में आपका फ्री हो जाएगा वो। जी, प्रदीप राज भैया जी, और भी कुछ पूछना है तो ठीक है। आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और आदरणीय मालू जी ने जो हमें इंदौर के मेले की जो जानकारी दी वो बहुत अच्छी, और जिसमें विशेषकर आटा चक्की के संबंध में, जिससे कि हम बिना बीमारी के जो है उसका उपयोग करेंगे, बीमार नहीं होंगे। ऐसा आपने हमें जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये जो मेले होते हैं, यहाँ एक तरह से समागम होता है, सत्संग होता है। अलग अलग क्षेत्र में जो लोग अलग अलग काम करते हैं, उन सब का निचोड़ इन मेलों में मिलता है। तो निश्चित रूप से किसानों को ऐसे मेले में जाना चाहिए। पर अभी होता क्या है कि जैसे मेले में गए तो रुकते नहीं हैं, इस स्टॉल पे गए, उस स्टॉल पे गए। हमने भोपाल में जब हम गए थे तो हमने भी यही किया, इस स्टॉल पे गए, पहुंच गए, उस स्टॉल पे पहुंच गए, यहाँ से कुछ पेपर उठा लिए, वहां से कुछ पेपर लिए और आगे बढ़ गए। जब तक हम स्थायी रूप से मेले का उपयोग नहीं करेंगे, लोगों को नहीं सुनेंगे, तब तक इन मेलों का महत्व भी बढ़ेगा और हमारे ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी। और जब हम प्रत्यक्ष किसी चीज को देखते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। मालू जी ने जो हमें ज्ञान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आज से भी शायद 2 तारीख से ग्वालियर में मेला। देखिए, शासन तो बहुत प्रयास कर रहा, हर क्षेत्र में मेला हो रहे हैं, हर क्षेत्र में जागृति के लिए प्रयास हो रहे हैं, पर उनका किसान, कल हमारी जो चर्चा हो रही थी इसी योगाहार में, कि किसान जो है वो जाता नहीं है, और मेले में भी जाता है तो वो उस तरह, जैसे केवीके में भी कोई गोष्ठी हो रही है या कृषि विभाग कोई मेला लगा रहा, तो लोग जाएंगे पर बातों को सुनेंगे नहीं, अंगीकार नहीं करेंगे। ये समस्या जो है, कल हमारे आदरणीय ब्रजेश जी भी यही बात कह रहे थे। तो इसमें हम लोगों को, जो जागरूक लोग हैं, वो एक ग्रुप जैसे 4-5 लोगों का ग्रुप बनाए, अपने विचार के लोगों को ढूंढें और उनको साथ लेकर के वे स्वयं और उनके साथ यदि हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। यही है हम लोगों का नर्मदापुरम का एक ग्रुप जो बना है, वो 5-7 किसानों का ग्रुप है, परंतु कम से कम ये 10 किसान तो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो जी ओम, बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओ अंकित जी, जो आपने सोलर के बारे में देखा था वहां पे, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश हाँ, डालिए। मैं सोलर की डिटेल्स आपको देता हूँ। उसमें क्या है, उन्होंने सोलर पैनल लगा के कोल्ड स्टोरेज बनाए छोटे छोटे। 10 आलू, टमाटर, ऐसे बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, जिसपे एक्चुअली सोलर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लागत की भी, और दूसरा आपके बिजली का बिल बहुत आता है। लेकिन सोलर पैनल में वो पूरा कंप्लीट फाइबर ऐसा बना के दे रहे हैं, 5 साल की वारंटी दे रहे हैं, उसमें सोलर पैनल लगे हैं, और उसकी कीमत 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच जरूर है। लेकिन अगर आज हम छोटा सा भी कंस्ट्रक्शन करें तो उतना खर्चा आ जाता है। तो जो बड़ा किसान है, जो बड़ी टमाटर की खेती है वो कर रहा है, या आप आंख खोल के आसपास जो 10-12 किसान कर रहे हैं, इस समय टमाटर 2 रुपए किलो चल रहा है, पता है कि हमने इसको स्टोरेज करके 2 महीने बाद अगर बेचे तो उस समय उसकी कीमत 25 रुपए किलो तक भी जो रहती है, तो किसान बहुत उन्नत हो सकता है। तो बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे मॉडल्स थे, तो उससे हमको बहुत ज्यादा फायदा मिला। बहुत सुंदर। आए थे खैर के मतलब टमाटर हमारा पिकने की कंडीशन में आ गया, तो उससे पहले उसको सुखा के आप क्या कहते हैं, बिल्कुल ऐसे वो आजकल वो जो रेडी टू ईट में आता है ना, वो सुखा के बड़ी बड़ी कंपनी उसको बहुत अच्छे रेट में खरीदती है। वो सूखने के बाद, सोलर ड्रायर से सूखने के बाद, वो लगभग जैसे हमारा आंवला सूखता है वैसे आजकल सब्जी भी सुखा ली जाती है, और वो बहुत किलो के रेट में बिकती है।
500 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, तो बहुत आम का फल बिक नहीं रही तो लोग वहीं तोड़ के फेंक देते हैं। तो उसको इस तरीके से भी करके सुखा के भी बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। उसकी कीमत बहुत कम थी, 15 किलो की कैपेसिटी थी 4 घंटे की, और उसकी कीमत लगभग थी 25,000 रुपया। उसकी डिटेल आप बोलेंगे तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको पूरे चीजें भेज दूंगा आपको। जी जी। अ, बहुत सुंदर अंकित भैया। और आगे मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी नमस्कार सभी को। अंकित बालू जी को नमस्कार। पुनः इस मंच पर आने के लिए आपका स्वागत है। और मैं कल की जो हमारी बात हुई थी उसको मैं फिर से पूछना चाहता हूं अंकित जी से कि जो आपने बीज वाली बात कही है, कल भी हमने एक थोड़ी सी चर्चा की थी बीज के ऊपर कि जो हम परंपरागत बीज हैं, जैविक बीज हैं, उनके संरक्षण के लिए उसको एक व्यापार के रूप में करने के लिए या अपने उपयोग में लाने के लिए, ये एक दूसरे को बांटने के लिए, उसमें आपके क्या विचार है? इसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा है? आपने कुछ बताया भी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस वार्तालाप को और आगे जरूरत पड़े तो आने वाले दिनों पर हमें और इस पर चर्चा करने की जरूरत है। और मैं आज डॉक्टर विनोद भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी कमेंट्स हम ले लेंगे इसके बाद। तो बीज के ऊपर मुझे लगता है कि हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो उसमें जो तत्व है, एक तो हमारे इंडिजिनस है, मतलब वो उसमें आनुवांशिक रूप से ही उपलब्ध है, वो सब उसकी विशेषताएं। और तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। भाई साहब, जैसे मैंने आपका बीज का बताया, सुभाष शर्मा जी का नाम दिया था मैंने, उनको जी पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है। उनका एक कद्दू 40 किलो तक का है। मतलब देसी कद्दू का बीज 40 किलो, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते थे तो बहुत बड़े बड़े कद्दू के घर बने रहते थे। उनका देसी बीज रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं उसके। एक बीज से 40 किलो का एक कद्दू तैयार होता है, और जो किसान उसको लगाता है उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। हम गोपाल सोतारिया जी, भोपाल के अपने गुजरात के भाई भाई अहमदाबाद के हैं, उन्होंने हमको पालक का बीज दिया। जितना बड़ा हमारा शरीर है उतना बड़ा पालक का पत्ता होता है। मतलब हमारे जैसे देव तुअर के बारे में मैंने आपको बताया, हमारे भारत में देसी बीज भी इतने शक्तिशाली हैं, इतने अच्छे हैं। और सुभाष शर्मा जी से थोड़ा सा बीज आपको मिला, आपने पहली बार लगाया, जो अच्छा होगा उसको एक अकेले पपीते को, कद्दू को सुखा के आपने उसका बीज बना लिए। पपीते का बीज, मेरे वीडियो में आप देखिएगा, देसी पपीता का बीज 5 साल से मुझे फसल दे रहा है, और इतना जबरदस्त प्रोडक्शन है उसका। तो जो हमारे जो देसी बीज हैं, जैसे सही किसान मिल जाए, मतलब सोना मोती गेहूं का गजब का प्रोडक्शन। मैं आपको ये तक बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ मुरम में उसका इतना अच्छा एवरेज आ रहा है जो मेरे दूसरे गेहूं नहीं दे पाते हैं। तो हमें देसी गेहूं की ताकत समझना पड़ेगा। और शुरुआत में आप कहीं से भी बीज बुलवाओ, बहुत थोड़े बुलवाओ, 1 किलो गेहूं का 5 किलो, थोड़ी सी जगह में बोइए। तो उस थोड़ी सी जगह में क्या हो जाएगा कि अगर हमारा अच्छा होगा, तो जो अच्छा होगा उसको हम चयनित प्रणाली, अभी क्या होता है, आदमी एक मशीन लाता है सीधे कटवा देता है। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करें, तो सोचिए आपका बीज का जो आज की डेट में सबसे बड़ा खर्चा है वो कम भी हो जाएगा। और हमारे देसी बीज में अद्भुत ताकत है, अद्भुत। मतलब मैं 8 साल से जो काम कर रहा हूँ, जो मुझे 4 साल से जो जिस तरीके से सफलताएं मिल रही हैं, आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल मालू जी की पाठशाला में डुले तो उसमें आप देखिए, मैं मेरे तुअर के और गेहूं की फसल देखिए आप, इतनी जबरदस्त है। पूरी मेरे ड्रोन से पूरी 11 एकड़ 8 एकड़ के बड़े स्तर में उसको दिखाया हूँ आपको। तो थोड़ा सा बस हमको क्या समझना है, देसी बीज। या आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं पर्सनल व्हाट्सएप आपको पूरी फोटोज दे दूंगा। आपको यकीन नहीं होगा, मैं पिछले साल प्रति एकड़ तुअर में, 2 साल में 2 फसल देती है एक तुअर में, 4x4 में लगता है, जिग जैग पोजिशन में हम लगाते हैं, 2700 पौधे आते हैं, 5 किलो तक बोलता हूँ तो वो कोई पौधा जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है जिसको हम बीज बनाते हैं, एवरेज 1 किलो तो आएगा ही। 2700 कुंटल आपका इस तुअर होगी ही, अगर आप प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। और 10,000 रुपए सरकारी रेट चल रहा है, मतलब 2,70,000 से 3 लाख रुपए। और अभी हम क्या कर रहे हैं आपको पता है, अभी सब जगह तुअर कट गई, अब हमारी तुअर आना चालू हुई। अभी हमने एक लॉट पिकअप से भेजे, हमारे यहाँ से नागपुर लगा हुआ है, महाराष्ट्र के लोग उसकी सब्जी खाते हैं। तो जो गीली पल्ली है उसका वजन तो 5 किलो तक रहता है, गीली, सूखा तो सूख के बिल्कुल 4 गुना कम हो जाता है। हम लोग
इतने अच्छे रेट में बेच रहा है। अगर मैं किसी को बोलूं कि प्रति एकड़ 7-8 लाख रुपए तक कमाऊंगा, लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है खेती में लागत है और खर्चा रेट बहुत कम है। महाराष्ट्र में 40 रुपए पाव चिल्लर रेट चल रहा है और थोक रेट 80 रुपए किलो ले रहे हैं वो। गीली तुअर, कोई फल्ली, ना उसकी दाल बनाना, ना कोई प्रोसेस करना, सिर्फ फल्ली तोड़ना है, आपको पैकेट में प्लास्टिक में अच्छी डिजाइन में डालना है और पिकअप में रख के आपको मार्केट में बेचना है। मैं सिवनी के लोकल मार्केट में बेच रहा हूँ तो 45 रुपए किलो, लेकिन वहां मुझे पैसा डबल मिल रहा है। 5 रुपए किलो बस मेरी वो लग रही है, तो मैं उसको वहां नागपुर तक पहुंचा रहा हूँ। नागपुर मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर है। तो आप ये सोच सकते हैं, प्रकृति खेती अद्भुत है। और मैं जो गेहूं उगाता हूँ, मैं प्राकृतिक बोल के ये नहीं कि मेरे को रेट हाई करना है, हमारे देसी बीज गुणवत्ता में अद्भुत है। मतलब सरबती गेहूं सबसे बेस्ट माना जाता है, पुरातन सरबती उससे भी बेस्ट में है। तो आपको रेट तो मिलना ही है। जो जागरूक है, जो है, आप उच्च क्वालिटी का लगाओगे तो सिर्फ भारत, मध्य प्रदेश हमारा मार्केट नहीं, पूरा विश्व हमारा आने वाले समय का मार्केट है। और आजकल सर्टिफिकेट इसकी जरूरत नहीं है आपको, वो तुरंत चेक करते हैं कि इसकी गुणवत्ता क्या है। लोग ऑर्गेनिक बोल के झूठ बना के कहीं से भी खरीद के बिजनेस कर रहे हैं, वो अब कर भी नहीं सकते। डायरेक्ट चेकिंग होती है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, मतलब एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये यथार्थ है। आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे आप। तो ये इसमें भी पाया जाता है। हमारे नींव है देसी, और देसी बीज में गोबर गौमूत्र, हमारे गौ माता का जो गोबर गौमूत्र, वो चमत्कार के, और जो फूल पत्ती फल हमारे वातावरण का ऑर्गेन एसिड, एक चमत्कार के जैसे काम करते हैं। मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ, आप कोई भी अगर सिवनी मध्य प्रदेश आ सकते हैं तो अभी आके मेरे खेत घूम सकते हैं। आप लोगों की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी फसल देख के। मैं 55 एकड़ में प्रकृति खेती कर रहा हूँ। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जो भी आसपास मेरे रहते हैं या कभी भी आते हैं, बड़ी एक दिन रुकिए, बड़ी वहां सात्विक भोजन कीजिए और आके हमारे खेत में रुकिए। जी हाँ प्रणाम अमित सर जी, प्रणाम। जी अ, आगे। जी आदरणीय पवन कुमार, ब्रिजेश भाई साहब एक मिनट रुकिएगा। आदरणीय पवन कुमार सर, आप बात कर रहे थे और हाँ जी जी, बहुत अच्छा। बहुत अंकित जी, बहुत सुंदर आपका। पहले भी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया था, अपना लाइव भी आपने दिखा रखा था अपना खेत का। तो ये जैसा मैं कह रहा था, हम बीजों के ऊपर आने वाले दिनों पर इस मंच पर बातचीत करेंगे और अलग अलग लोगों को बुलाने का फिर से प्रयास किया जाएगा कि उसको बीज के बारे में, परंपरागत बीज के बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या तरीके इसमें किए जाने चाहिए, किसान के साथ किस तरह से उनको तकनीकी सहयोग और बाकी जो आपस में नेटवर्किंग है वो किस प्रकार से सुदृढ़ की जा सकती है, उसके अनुभव हमारे अभी तक के क्या है। तो ऐसा करते हुए मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कि हम आगे चर्चा करके, इसको बढ़ाते हुए, इसको देसी बीज की ताकत को समझते हुए आगे इसमें जो भी छोटी मोटी कठिनाई है किसी को आती है, उसको छोटे छोटे कदम लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कम बीज से शुरुआत करनी है, या आज अंकित जी ने भी बताया, कम से शुरुआत करें, उसको धीरे धीरे बढ़ाएं अपने अनुभव के आधार पर, अपने क्षमता के अनुसार पर। और ऐसे करते हुए छोटे छोटे कदम लेते हुए आगे इस क्षेत्र में हमें निश्चित रूप से काम करना चाहिए। और मैं अभी कुछ दिन पहले, अभी डॉक्टर भट्ट हमारे बीच में ही हैं, डॉक्टर विनोद भट्ट, उन्होंने देहरादूनी बासमती का एक बहुत सुंदर डॉक्यूमेंटेशन किया और कि उसकी कैसी यात्रा रही है। तो उस यात्रा में कुछ समय मैं भी उसमें सम्मिलित रहा कई साल पहले। तो उसके बारे में भी एक दिन डॉक्टर भट्ट के विचार उसमें सुनेंगे। और फिर ये परंपरागत जो बासमती राइस का काम है, और उसके साथ जोड़ते हुए हमारी जो विशिष्ट जगह पर, जहां पर जैसे कि अब उत्तराखंड में करीब 12 ऐसी प्रजातियां हैं जिनको जीआई टैग मिल गया इस साल, 12 प्रजाति। तो सब चीज की कीमत आपकी एकदम से बढ़ जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि वो अब आगे कैसा उसका चल रहा है। तो ऑलरेडी उसकी कीमत आगे लोगों को अच्छी मिलने लग गई है। और मैं एक स्टार्टअप को भी जानता हूं जो कि केवल जीआई टैग पर ही अपना काम कर रहा है। पूरे देश के जीआई टैग्स को उसने इकट्ठा किया, सबके सामान लेकर के अब उसका उत्पाद को छोटी छोटी क्वांटिटी में बेच रहे हैं। ज्यादा क्वांटिटी में कोई काम नहीं कर रहा है, छोटी छोटी क्वांटिटी में पैकिंग करके, उसकी छोटी सी प्रोसेसिंग करके, हल्दी है तो उसका पाउडर बना के 100 ग्राम 90 ग्राम ऐसा करके उसको बेच रहे हैं, जिससे कि आपके शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं और जिनको इस तरह की चीजों की आवश्यकता है, वो उसको खरीद पा रहे हैं और इस तरह से उसका उपयोग कर पा रहे हैं। तो ऐसी कुछ व्यवस्था देखी जाए, इस पर चर्चा करते हैं और हम इसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे।
धन्यवाद। और डॉक्टर भट्ट को भी आप बुला लीजिएगा, तो उनसे भी अनुभव आपने सुन। जी जी सर। भाई साहब जो भी नंबर लेगा ना, एक दीपक चौधरी जी हैं, पिछले जी 14 जी साल में काम कर रहे हैं। आपको कोई भी देसी बीज चाहिए, बहुत अच्छी गुणवत्ता का, और जितने भी फेमस लोग मैंने आपको नाम बताया उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका नंबर देके आपसे संपर्क करा देंगे। और जो जैसे कह रहा हूँ कि बहुत सालों से लोग इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा लोगों तक वो पहुंच नहीं पाए। तो मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा थोड़ा बीज बुलवाइए, और मैं दीपक चौधरी जी का नंबर दूंगा। जैसे आपने भट्ट साहब का नाम बताया, अभी मेरे को एक हरियाणा की आंटी जी हैं, काफी उम्र है उनकी, उनने मुझे पाकिस्तानी बासमती भेजे थे। चलिए पहले भारत में ही पाकिस्तान था, लेकिन उसका नाम, उसको दुनिया का सबसे, क्योंकि सिंध एरिया में उगता है वो, उसको दुनिया का सबसे अच्छा बासमती बोलते हैं। उनका बीज उनने हमारे यहाँ दिए। मैंने ज्यादा नहीं बुलवाया था, 2 किलो बुलवाया था। मैंने थोड़े से एरिया में लगाया, तो उसमें क्या होता कि अपने यहाँ ठंड थोड़ी कम रहती है, तो वहां पे 50% के दाने पोचे, मतलब वो निकले, और 50 किलो मेरे को, मतलब 50% मेरे को उसका मिला, तो उसका मेरे को एवरेज आया लगभग 6 कुंटल प्रति एकड़। लेकिन इतनी अच्छे वो बड़े साइज के धान है, और उसका मैंने बीज बना लिया। लेकिन ये मुझे समझ में आया कि हमारे यहाँ 50% वो सही प्रोटेक्शन उसका मिलेगा। जैसे जो भाई साहब ने बताया, उत्तराखंड ठंडे इलाकों में वहां उसका प्रोटेक्शन सबसे बेस्ट होता है। तो हम बासमती उगाएं जरूर, लेकिन वही है कि हमको रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन ठंडे इलाके की जगह हमको थोड़ा सा उसका प्रोडक्शन कम मिलेगा। तो छोटे छोटे स्तर में हम ये काम करें। देसी बीज के लिए मैं दीपक चौधरी जी का नंबर दूंगा, थोड़े बीज बुलवाइए, अगले साल उसका संवर्धन कीजिए। बहुत अब आपको जान के बहुत गर्व की नहीं होती होगी, भारत में बहुत निस्वार्थ भाव से बहुत अच्छे अच्छे किसान काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब प्राकृतिक साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। बस दिक्कत है कि वो बहुत सीधे साधे हैं, बहुत जगह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं लोगों तक, और उनका ध्येय पैसा कमाना नहीं है, उनका ध्येय है लोगों तक पहुंचना। तो इसके कारण भी वो थोड़ा सा पीछे, अगर मल्टीनेशनल कंपनियों से मिलकर उसको टैग लगा के बेचने लगे, तो वैसे ही वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो देसी बीज के लिए निस्वार्थ भाव से भारत की प्रगति के लिए बहुत अच्छे किसान काम कर रहे हैं। आप दीपक चौधरी जी का नंबर मैं आप लोगों को, पूरे किसानों को दे दूंगा। थोड़े थोड़े बीज आप बुलवाइए, और अगले साल उसका संवर्धन कीजिए। जो आपके यहाँ सबसे अच्छा वो बीज उगेगा, उसको अगले साल आप बढ़ाइए। और उस एक चीज मैं बता देता हूँ, हमारे देसी बीज की गुणवत्ता सबसे ऊपर होती है, उसका कोई मतलब टक्कर ही नहीं है। हाइब्रिड और कोई सा भी आप ला लीजिए, देसी बीज का गुणवत्ता की कोई टक्कर नहीं है। और जो गुणवत्ता की अच्छी चीज होगी, उसके रेट हमको आगे मिलेंगे। हमको ऑर्गेनिक बता के अलग से महंगा नहीं बेचना है, उसके रेट ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद अंकित भैया। और आप उनका मोबाइल नंबर दीजिएगा बाद में, और फिर हम धन्यवाद उनको। अंकित जी, आगे आगे संपर्क करेंगे आपसे, बिल्कुल। जी धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर। बहुत सुंदर आज बीजों पर चर्चा हो रही है हमारे सदन में। और अंकित भैया ने जैसे कहा है कि जो भाई साहब है उनको सच में हम योगा मंच पर लाएंगे, और उनका मोबाइल नंबर से और बीजों का आदान प्रदान होगा। और मैं आगे आदरणीय विनोद भट्ट सर देहरादून उत्तराखंड से है, मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक है, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय विनोद भट्ट सर। पहले वो नमस्कार, पहले ब्रजेश जी कुछ बोल रहे थे, उनकी बात पूरी कर लीजिए। जी धन्यवाद जी। जी आदरणीय ब्रिजेश भाई साहब जी, आपका स्वागत है। जी जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। अंकित सर जी ने जो बताया कि मेरी जो प्राकृतिक खेती है बीजों के ऊपर, तो वो ये कैसे मानते हैं कि मेरी जो सॉइल है वो एक्चुअली कार्बनिक सॉइल बन चुकी है। मेरा क्वेश्चन था उनसे, कितने दिनों से वो उसमें फसल ले रहे हैं और कितने कितने दिनों से वो रासायनिक खाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जी भाई साहब, लगभग मुझे 8 साल हो गए हैं। मैंने 8 साल पहले छोटे स्तर में किया था, जी जी 1 एकड़ में मैंने शुरुआत किया था। और मुझे प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली थी, क्योंकि मेरे पिताजी को बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड मिले थे। हमारे पिताजी से बात चलती थी कि अपनी इतनी जमीन है, तो बोलते थे बेटा आज से 25 साल पहले अपनी 100 एकड़ में, मतलब उस जमाने में हमारी 100 एकड़ थी, पूरा सम्मिलित परिवार था, खेती पापा ही देखते थे। तो उस जी जमाने में बेटा 5-5 लाख रुपए आते थे, और आज इतने हम 20 साल 25 साल हो गए, आज भी अब 5 ही लाख आ रहे हैं। उनके पास बहुत अवार्ड थे। हमारे यहाँ एक समय सोयाबीन आया था, और जी सोयाबीन ये मान के चलिए 4 साल जिन किसानों ने लगाया था, हर घर में एक मोटरसाइकिल उस जमाने में आ गई थी, मतलब ये तरक्की हुई थी। और उसी जमाने में यूरिया डीएपी आया था। तो पापा जी ने ये बताया कि बेटा
पहले तो अपने पास गाय थी, गोबर गौमूत्र, बहुत अच्छी खेती होती थी, और लोग दाने की जगह मतलब पैसे नहीं लेते थे लेबरिंग के लिए, जगह दाना से काम करते थे। बाद में जैसे यूरिया डीपी आई, पैसा चलने लगा, और 4 साल तो बहुत मैक्सिमम प्रोडक्शन मिला हमारे यहाँ। उसके बाद हमारे किसानों की कमर टूट गई उसके बाद। मतलब ये मैं आपको 92 95 करीब की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कमर ही टूट गई किसानों की, और जी बहुत तकलीफ होना चालू हो गई। तो मैं जो हुआ, 1 साल शुरू किया, फिर दुर्भाग्यवश मुझे मेरे पिताजी को कैंसर हुआ। मुझे उस बात का पता चला, वहां से मुझे और शक्ति मिली, कुछ आप बड़े लोगों का आशीर्वाद। तो मैंने जब पहली बार लगाया, तो पहली बार में मुझे दीपक चौधरी जी से संपर्क हुआ, उन्होंने मुझे अच्छे बीज कराए। कम ज्ञान में मैंने थोड़ा सा कोशिश किया, मुझे एक सम्मानजनक मतलब ये मिला कि उम्मीद मिली कि नहीं होता तो है। तो जब मेरे यहाँ सीनियर साइंटिस्टों को बुलाया, तो उन्होंने बोले, मैंने देखिए सर, दूसरे साल जब मैंने थोड़ा रकबा बढ़ाया गेहूं का 10 एकड़ का, उस समय मैं बंसी गेहूं लगाता था। तो उनने बोले कि इसमें थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा राइजो। मैंने बोला सर फसल तो इतनी अच्छी दिख रही है, तो जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोले नहीं, यूरिया डीपी के बिना फसल हो ही नहीं सकती। मतलब उस समय तक साइंटिस्टों का ये कहना था। फिर जी जैसे जी हमारा 3 4 साल बढ़ा, भी हम लोगों ने किए, तो और इच्छा करके थी कि एक मतलब हमारे खेत में 1 रुपए का प्रोडक्शन हो, लेकिन मैं करूंगा प्राकृतिक खेती। तो फिर से हमारे यहाँ लगभग 80 के ऊपर गऊ माता है, और धीरे धीरे हम लोगों ने इस पे शक्ति से काम चालू करना किया। और आज आपको 55 एकड़ में आ सकते हैं। 2 दिन रुक के जाइए, बहुत आत्मा आप लोगों की खुश हो जाएगी। सामने से आप देख सकते हैं, मैं रेगुलर वीडियोस अभी डाल ही रहा हूँ मेरे खेतों का, ड्रोन शॉट से भी डाल रहा हूँ। कहानी के माध्यम से मैंने अभी चालू किया, क्योंकि बचपन से हम लोगों को कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो कहानियों के माध्यम से मैंने कैसे हम सीवीआर सॉइल टेक्नोलॉजी, मिट्टी का, गौमूत्र का, या छाछ में तांबे की अंगूठी डाल के हम कैसे बहुत अच्छा कीट नियंत्रक टॉनिक जी बना, जी ऐसे हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। मतलब मेरा जीवन ये समर्पित है कि जब मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि पैसे के पीछे मत भागो, ऐसा बनो कि पैसा आपके पीछे भागे। तो मैं एक अच्छे काम, और मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है। मतलब मैं जब सुबह उठता हूँ तो ऐसा लगता है प्रकृति कैमरा लेके मुझे उठा रही है, और सोता हूँ तो प्रकृति मेरे सर पे हाथ फेर के मुझे सुला रही है। मतलब बहुत मजा है। और देखिए, आज अगर मैं झूठ बोल के या झूठे प्रचार के लिए करूंगा, इसमें सही में प्रॉफिट है। बहुत अच्छी खेती हो सकती है अगर हमारे पास देसी बीज हो। तो मैं आज लगभग 8 साल हो गए हैं, जिसमें 4 साल से मैं बहुत बड़े स्तर में चालू कर दिया हूँ। जी 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 आदरणीय ब्रिजेश भाई साहब, और भी कुछ हो गया? नहीं मैम, ठीक ठीक है, और आगे और दूसरे लीजिए जी कॉल हाँ, कीजिए। आपका मोबाइल नंबर चाहिए था आदरणीय ब्रिजेश भाई साहब। जी 9452 942 9452 हाँ 94 4084 40 84 84 78। 78। ओके, धन्यवाद। जी 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 बहुत सुंदर। और आदरणीय, आगे मैं विनोद भट्ट सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी ओम नमस्कार। धन्यवाद अंकित जी, बहुत सुंदर। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये जवान हैं तो और अच्छी बात है। क्योंकि जब तक आप जैसे जवान बच्चे नहीं आएंगे, तब तक भला नहीं हो सकता। क्योंकि हर किसी को व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, हर किसी को ये चाहिए कि मेरा पैंट का क्रीज खराब नहीं होना चाहिए। तो जब तक ये मानसिकता, मिट्टी से जितना हम दूर जाएंगे, उतना हमारा भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। जितना हम प्रकृति के, मिट्टी के करीब जाएंगे, उतना हम स्वस्थ भी रहेंगे, उतना हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मतलब शारीरिक तो ठीक है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहेगा। और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि देसी बीजों का उसका कोई सानी नहीं है। क्योंकि मैंने पिछले 25 27 साल से देसी बीजों पे काम किया है, किसानों के साथ काम किया है। तो मैं इस बात का मतलब गवाह हूँ कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। और इसमें एक्चुअली
जैसे अभी आप पाकिस्तानी बासमती की बात कर रहे थे, तो मैं आपके साथ दावा कर सकता हूँ, अगर आप देहरादूनी खाएंगे तो आप पाकिस्तानी भूल जाएंगे। तो देहरादूनी की खासियत है कि ये एक तो छोटा होता है साइज में, लेकिन जब ये पकता है तो ये दुगना हो जाता है, और ये टेढ़ा होता है। बाकी सारे लगभग जो 370 और रणबीर के अलावा बाकी सारे जो है लंबे ही रहते हैं। जैसे आजकल के जो बासमती है, चाहे पूसा हो चाहे 11-21 हो, जो भी हो, तो ये सारे ऐसे लगते हैं स्ट्रेट बिल्कुल। लेकिन जो पुराना जो देहरादूनी बासमती है, उसका टेस्ट अगर आप एक बार चख लेंगे, भले ही आज वो सब फेक बासमती के नाम से आ रहा है, तो इसी तरह से जो जो भी पुराने गेहूं हैं या जो भी पुराने अनाज हैं, जो हमारे देसी अनाज हैं, उनका जो है स्वाद बिल्कुल अलग है। ये इसमें कोई और, अगर वो जैविक तरीके से उगाया गया है तो उसका तो फिर कहना ही क्या है। तो इसमें असल में अभी जो हमारा पिछले 25-30 सालों से जो हमारा ज्ञान थोड़ा सा खत्म हो गया लोगों ने, क्योंकि जो आपने भी कहा कि यूरिया, डीएपी और ये सब चीजें जो है, इनकी वजह से सारा जो हमारी खेती बर्बाद हो गई, हमारा मिट्टी खराब हो गई। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर एक जैसे 1% अगर मिट्टी में कार्बन अगर बढ़ जाता है, तो उससे 1 एकड़ में 80,000 लीटर पानी अपने आप एक शोषण करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। तो ये रिसर्च है, रिसर्च के द्वारा ये साबित हो चुका है कि जैविक तत्व जो है खेत में बहुत आवश्यक है, बिना उसके खेती हो नहीं सकती। तो ये बीजों के बारे में, जैसे पवन जी ने कहा कि हम एक दिन बात करेंगे इसके बारे में, और जितने भी हम चाहते हैं कि जो भी इस आपके नज़र में भी जो भी बीजों के साथ काम कर रहे हो, कि कृपया रंजना जी को या मुन्नीलाल भाई जी को, उनको आप नंबर दे दें। तो हम एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिससे कि ये जो देसी बीज हैं ये बचे रहें, और इनको हम किस तरह से आगे बढ़ाएं। आप जैसे जवान यंग किसानों के साथ किसानों का नेटवर्क बना के किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएं, तो हमारा ये विचार है। आप लगता है बिटिया को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, तो जी, आपको भाई साहब बहुत बहुत साधुवाद, आप हमारे प्रेरणा स्रोत है। बस मैं आपसे ये सवाल था कि जैसे ये धान हमारे मध्य प्रदेश में उग पाएगी भाई जी? उग तो जाएगी, लेकिन उसका गुणवत्ता बदल जाएगी। और प्रोडक्शन में जैसे हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी ओले हो कम हो जाते हैं, मतलब जाएगा। 50। हाँ हाँ, जी जी प्रोडक्शन जी भी जी, कम वही हो मैं जाएगा। जी हाँ, जी जी, ठीक है। क्योंकि लेकिन मैं अभी ये आपको संपर्क। अगर अगर जो है ना, जो भी वो शिवालिक के आसपास वाला जो इलाका है, थोड़ा सा हल्का पहाड़ी अगर है, जी तो जी जी जी, वहां पे इसके होने की संभावना थोड़ा बढ़ती है। हमारा त्यूनी पहाड़ों में ही है, लेकिन ठंडक कम है यहाँ। हाँ, नहीं, ठंडक बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि टेम्परेचर अगर 40 से ऊपर जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक नहीं, इतना तो नहीं जाता है वहां पे। मैं आपसे तब थोड़ा तो सा बीज लूंगा, आपसे थोड़ा सा बीज मैं देसी लूंगा। और आपको कोई भी अच्छे देसी बीज चाहिए तो मैं आपका मैं नंबर, अपन अपना नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं, तो आपका जी बहुत जी जी हमको मार्गदर्शन रहेगा भाई। जी 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 जी, ठीक है। चलिए, ठीक है, बहुत सुंदर, नमस्कार। जी जी, प्रणाम। प्रणाम। जी मेरा नंबर रंजना जी से ले लीजिएगा, जी 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 मैं जी जी आपका भाई, नंबर से ले लूंगा। जी, मैं नंबर दे बिल्कुल भाई। दूंगी भैया को। और बहुत सुंदर आदरणीय भट्ट सर का मार्गदर्शन रहा। और आगे मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, सदन को प्रणाम। आज हमारे अंकित मालू जी ने पुनः जो व्यवहार में मार्गदर्शन दिया है, जो आप बोल रहे थे ना, जब इस उम्र में मैं आपका चेहरा दिख रहा था सिर्फ, कि आपके चेहरे की जो बोलने के साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस था, जो प्रेम था धरती माता के प्रति,
वृक्ष के प्रति, देसी बीज के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति आप कितने संतुष्ट हैं, लग रहे हैं और हैं। यह सबसे बड़ी बात है कि अपने कर्म के साथ व्यक्ति क्यों झूठा प्रचार प्रसार क्यों करेगा, जैसा आपने कहा है। तो आपसे हम लोग बहुत प्रभावित हैं, पूरा योगहार परिवार आपसे प्रभावित, आपकी चर्चा भी हम लोग करते हैं। और एक बार निश्चित है कि अंकित मालू जी के फार्म लैब पर विजिट करने का मन हो रहा है और जल्दी हम फरवरी में ही, इसी महीने में बस आएंगे हम लगभग 22-23 तारीख को, क्योंकि वो हमारे आप कन्हैया लोग पधारिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं बहुत चाहता हूँ आप लोग आए एक बार। नहीं बहुत जरूर, क्योंकि और आदरणीय हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विनोद भट्ट जी, जिन्होंने अभी आपसे चर्चा की थी, देसी बीज के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आप जो है लगातार आपका अनुभव पूरे मध्य प्रदेश क्या भारत में उन्होंने भ्रमण किया है और देसी बीज के लिए बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। तो उनका और आपका संवाद होता रहे। और देसी बीज का भी हमने देखा कि मैंने एक पपीता ऐसे ही लगा दिया था, इतने फल लगे हैं उस पपीते में, इतने फल लगे हैं मैं कह नहीं सकता कुछ। लोग क्या है, ये जो हाइब्रिड बीज का प्रचार प्रसार अधिक करते हैं और किसानों को भ्रमित करते हैं। और देसी बीज का जो महत्व है कि हम देसी बीज का और छोटे छोटे कम जैसे आपने कहा, तो हमारे सभी किसान भाई थोड़ा सा देसी बीज जरूर लगाएं और उसका जो है उत्पादन करें और आगे किसानों को बढ़ाएं। तो हम देसी बीज स्थापित कर ले जाएंगे तो हमारे बहुत सारी समस्या है। अभी हमने एक अमरूद कल परसों लिया था, जब मैं आंवली घाट से आ रहा था, तो अमरूद खाने में बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट है, लेकिन उसका वो स्वाद नहीं है। अमरूद हमने कहा यार देसी अमरूद तो कितना कड़क होता है, ये तो बिल्कुल, तो ये उन अंग्रेजों के लिए है जिनमें ताकत नहीं है खाने की। हम देसी और भारतीय जनों को तो हमें वही अमरूद चाहिए, वही फल चाहिए जो हमारा एक्चुअली जो नेचुरल है। तो ये और इसमें हम आ जाते हैं, उसके चमक धमक में आ जाते हैं। तो ये योगहार के माध्यम से हम सब उस देसी बीज को बचाएं, नहीं तो अगर ये नष्ट हो जाएगा, जैसा कि हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए, हमारी शिक्षा के नष्ट किए गए, हमारे शास्त्र नष्ट किया कर दिए गए, जिसकी वजह से आज ये परिवर्तन आया है। अब हम पुनः उस परंपरा पर चलें। हमारे राम राज्य, हमारे भगवान राम अयोध्या में पुनः विराजमान हो गए हैं। हमारा जैसा आपने कहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो उसी प्रकार से हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन कराने के लिए परम पूज्य स्वामी जी ने बहुत अथक प्रयास किया और भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, कि उनके अथक प्रयास से भारतीय शिक्षा बोर्ड बन गया है और उसका अब जो है विस्तार भी हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में भी अब अनुमति हो गई है और यूनिवर्सिटी मिल गई है, तो मध्य प्रदेश में भी विस्तार होगा। उस भारतीय शिक्षा पद्धति में ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा, हमारे खेती किसानी की बातें भी पढ़ाई जाएंगी, जबकि पहले जो है हम सिर्फ अंग्रेजों का इतिहास पढ़ाते थे। तो परिवर्तन तो आ रहा है अंकित जी, और आप जैसे युवा होनहार साथी जब आगे आएंगे तो निश्चित प्रेरणा मिलेगी हम सबको। आपको बहुत बहुत साधुवाद योगहार परिवार की ओर से, और आप हमेशा इसी प्रकार का मार्गदर्शन करते रहिएगा। आप सदा अपने सब परिवार सहित स्वस्थ और सुखी तो है ही, आप समाज को स्वस्थ और सुखी समृद्ध बना रहे हैं। आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ओम जी जो धन्यवाद। भाई जी ने जो बताए हैं कि गुरुकुल आएगा और अंकित जी माइक बंद है आपका। होगा। जी अंकित भैया बोलिए बोलिए। जी मैं बोल रहा था कि आप निश्चित ही भारत विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि जब तक गुरुकुल नहीं आएगा तो भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता, और गुरुकुल ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा। और स्वामी रामदेव जी के चरणों में सत नमन। और जैसे ये जो आप यूनिवर्सिटी का बताएं, तो ये खुद स्कूल खोलेंगे कि ये फ्रेंचाइजी देंगे, ऐसा कुछ है? ये भाई जी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, जहाँ भी स्कूल संचालित हैं पहले से, वो जैसे सीबीएसई और एमपी बोर्ड का अपन मान्यता ले लेते थे, इसी प्रकार से अपन जो है भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी अनुमति मान्यता ले सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं। जैसे भाई जी अगर हम कुछ नया खोलना चाहे तो ऐसा कुछ उनसे आपके मार्गदर्शन मिल सकता है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है। हम उनका जो जो सेक्शन देख रहे हैं, और मैं तो वहाँ के जो अपने अध्यक्ष हैं आदरणीय एनपी सिंह जी, जो उनका भी नंबर हम दे सकते हैं आपको और आप संवाद कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है ये बहुत आवश्यकता है। ठीक है ना, मैं आपके मार्गदर्शन में आपसे अभी थोड़ी देर बाद नंबर ले लूंगा, तो थोड़ा सा कीजिएगा। जी 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 भैया।
जी बहुत सुंदर हंसता हुआ चेहरा हमारे अंकित भैया का और देखिए उनकी ऊर्जा भी कि आज जब उनको फोन किया जाए तभी वो तैयारी रहती है बिल्कुल योगा मंच पर आने के लिए, कभी भी मना नहीं करते। और अभी देखिए वो हमारे साथ जुड़े भी हैं और अपनी कार्य भी कर रहे हैं उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता है। ये जो आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब ने बात कही वो बहुत ही सुंदर। और मैं आगे सबको सदन को हमारे अंकित भैया जी का जो थोड़ा सा मैं वीडियो तो नहीं है मगर उनकी जो कार्य है वो कैसे उनके खेत वगैरह में सब आपको थोड़ा सा वीडियो में दिखा देती हूँ। आप सबसे परिचित हो जाएंगे। एक मिनट। ये, ये अंकित भैया जी का ये देखिए सब उनकी पिक्चर है। अंकित भैया आप बता सकते हैं इसके बारे में, ये जो आपको वीडियो ये फोटो जो है ये देखिए इनकी गौशाला है। बहुत सुंदर हमारे सदन में एक भाई जी बार आप ड्राइव करिए। दिखा भी दी थी, गौशाला के बारे में भी जानकारी दी थी। और ये उनके गोभी पत्ता गोभी है। ये देखिए अंकित भैया बस ये इनको अंकित भैया की पाठशाला। और इनके बहुत सारे सर्टिफिकेट जिनसे सम्मानित हुए हैं। खासियत ये है कि इनके गौशाला में सब गायों के नाम रख दिए हैं और जो भी गाय को नाम से पुकारते हैं उनको वो गाय उनके पास दौड़ी चली आती है। चलिए सदन ने अंकित मालू जी का मैंने परिचय दे दिया। उनकी जो पिक्चर थी मैंने वो आपको शेयर कर दी। और आगे आदरणीय रविंद्र साहब का हैंड राइज है, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। जी ओम, सदन को नमन। और मालू जी को भी बहुत बहुत एक तरह से नमन ही है। उम्र में छोटे जरूर है पर उनका काम बहुत बड़ा है। मैंने हैंड इसलिए किया कि हमारे गणेश गौर जी भी उस मेला में गए थे, तो वो भी थोड़ा यदि अपना अनुभव सुनाएंगे तो सदन को अच्छा लगेगा। आदरणीय गणेश गौर। जी अंकित भाई जी को प्रणाम। और जैसा कि आज सदन में चर्चा चल रही है कि हम कैसे बीज को बचाएं, तो सबसे पहले हमको पहली प्रायोरिटी है कि कोई भी चीज को पकड़कर उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजें देखते तो हैं और उसको अमल नहीं कर पाते, क्योंकि माहौल ऐसा है कि 100 चीजें आपको वैसी मिलेंगी जो बाजार पे निर्भर है। तो हमको अकेले लड़ना है, तो अकेले लड़ने के लिए हमको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत पड़ती है। वहां पे कोई साथ नहीं दिखाई देता है, कोई करने वाला नहीं दिखाई देता है। तो हमें सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत करना है कि हमको करना है। दूसरा, हम मेले की जानकारी के बारे में बात करें तो मेले में एक जैसे बाजार है, बाजार में हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो
तो वहां पे बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में आती है कि इससे ऐसा भी हो सकता है, और बहुत सारी जो अपने दिमाग में भरा होता है कि यार इसके बिना काम नहीं चलेगा, इससे कैसे अपन कर पाएंगे। और वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं क्या क्या नया कर रहे हैं वो देखने को मिल जाता है एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो मेले की एक अलग ऊर्जा रहती है। मुझे मेले में जाके ही सब्जी ये उगाना शुरू करा था, ड्रिप पद्धति मैंने मेले से ही सीखने को मिली थी। तो मेला एक ऐसी चीज है जो हमें सिखाती है कि हम कुछ अलग भी कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, ऐसी सारी चीजें हैं। और मुझे अंकित भैया ने बहुत प्रभावित किया है, तो मैं जरूर सिवनी जाऊंगा और उनका होम घूम के आऊंगा। धन्यवाद। जी ओम, मैं बीच में थोड़ा करूंगा। सदन को प्रणाम, अंकित भाई को प्रणाम। आदरणीय प्रांतीय प्रभारी मुनीलाल जी ने जैसा बताया कि फरवरी में ही हम दौरा करने का प्लान है उनका, और गणेश भाई की भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा ही जागृत पहले ही हो गई थी। तो मैं भी ये चाहूंगा कि हम होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले की जो टीम है वो अगर एक प्लान कर ले मुनीलाल भाई जी के साथ में, तो ऐसा एक मालू जी के यहाँ पे हम जरूर विजिट करें। तो गणेश भाई, हम आप सब मिलके एक साथ चलें और मालू जी के जो प्रकल्प है जो उन्होंने तैयार किया है दिखा देने के लिए, हम उसका लाभ लेंगे। जी ओम। बिल्कुल चलना चाहिए। जी बिल्कुल ओम। जी आदरणीय जो हमारे प्रभारी जी कह रहे हैं एमएल साहब, आप लोग आपस में अपन चर्चा कर लेते हैं और एक तय कर लेते हैं। और ये तैयारी एक कन्हैया बिसेन जी की शादी भी है सिवनी मालवा में 24-25 फरवरी की। तो उसी के तारतम्य में अपन, चूंकि वो अपने परिवार के हैं कन्हैया बिसेन जो PRI के वो, तो उनकी शादी में अपन शामिल हो जाएंगे क्योंकि वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। और साथ में अंकित मालू जी के यहाँ अपन जो है विजिट कर लेंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे। इसलिए 25 फरवरी या 23-24 फरवरी के लेकर कर लेंगे। अंकित माली जी वहाँ भैया वो बड़ी सिवनी के रहने वाले हैं। जी मैं अंकित मालू जी छिंदवाड़ा के पास, छिंदवाड़ा के पास वाले उसके हैं। और ये छिंदवाड़ा के पास, सिवनी मालवा नहीं सर। हाँ सिवनी मालवा नहीं। कन्हैया बिसेन भी वहीं के हैं, कन्हैया बिसेन भी वहीं के हैं। वो तो गलत बोल दिया। मालवा मुझे कहे आई है, सिवनी मालवा मुंह से निकल आया है, सिवनी है, वो सिवनी जाना है। मैं होके आया हूँ। सिवनी छपारा। हाँ सिवनी छपारा। जी जी दो बार होके आया हूँ, लेकिन पहले पता नहीं था। पहले ही मैं प्लानिंग कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। तो गणेश जी अपन चर्चा कर लेते हैं, ML गौर साहब हम सब आपस में ग्रुप में चर्चा कर लो, तो अपन चलते हैं सब लोग। ठीक है, जी बिल्कुल। बहुत सुंदर। जी आगे किसी का कोई और संवाद हो? अंकित भैया, जी अंकित भैया, जी स्वागत है। ये जो चक्की है ये एक दिन में कितना निकालती है आटा? 1 घंटे में भाई जी 5 किलो निकालती है। अच्छा ठीक। जैसे इसमें एक मोटर लग जाए 5 की, तो 5 चक्की एक साथ लग जाती है। मैं आप ग्रुप में भी भेज दूंगा इसके वीडियोस, और जिनको नंबर पर्सनली चाहिए वो हम लिख के भेज दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, तो मैं उसमें पूरे आपको जानकारी दे दूंगा। अद्भुत है भाई जी, मतलब मैं लिख के देता हूँ, सबकी उम्र 10-10 गारंटी और बढ़ जाएगी। और तब तो इसको हम लोगों को जल्दी ही लेना चाहिए। कितना निकालती है सर मालू जी? बहुत अच्छा 1 घंटे में मॉडल तैयार कर सकते हैं। और ये ऐसा बिजनेस होगा कि जब लोग आपके ऐसे चक्की में आटा पिसा के जाएंगे तो आपको अंदर से भी ये रहेगा ये लोग अमृत ले जा रहे हैं, तो कितने लोगों को भला भी कर रहे हो। पैसा तो एक दूसरा मैटर हो गया, आप जी काम करें। क्योंकि जब मैं 1.5 साल तक ये चक्की रखा तो मेरे अंदर से आपको कल बुलाती थी कि मैं दूसरों को क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैं जब मेले से गया तो मुझे बोला कि नहीं, मुझे अच्छी मशीन लाना है और उसको बड़े स्तर में करना है। क्योंकि और अब इतने अच्छे से मेरा बिजनेस चल रहा है, लड़के लोग को रोजगार भी मिल गया है और लाइन लगती है लोगों की, तो मैं काम नहीं कर पाता हूँ, इतना मेरे पास ऑर्डर भी है। सबसे अच्छी चीज ये कि
इसको हमको पूरी शक्ति से लोगों को बताना है। कुछ कितना देसी निकालती है एक बीज घंटे में सर? आप लोगों में से जो लोगों के भी आसपास कोई चक्की की दुकान है या जो चक्की का वो पत्थर बेचता है, एक बार उस पत्थर को आप देख के आने के बाद आप सच्ची में आटा खाना बंद कर देंगे। जी जी जी, ये कहना कुछ देसी बीज मिल जाएंगे क्या? आपको देसी बीज जो भी लगेगा जी थोड़ा थोड़ा आपकी व्यवस्था हो जाएगी। जी 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 जी, मैं आपसे बात करूंगा इसके लिए। जी, जी। जी जी जी, धन्यवाद। मालू जी वो एक घंटे में कितना निकालती है? 1 घंटे में भाई जी 5 किलो। 5 किलो? जी अच्छा, तो उसमें तो एक मोटर में 4-5 एक साथ लग सकती हैं। हाँ 5। मैंने पहले सिंगल वाली बुलवाया था, वो 2 HP से चलती थी। फिर जब मैंने 5-5 के सेट बुलवाया तो ये हाँ 5 जी। HP पे चलती है। और ये पत्थर नहीं, का भी चीज नहीं होता, इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं। अगर आप सिस्टम से चल रहे हैं तो कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। और इसमें न- हल्दी। मैं भी एक मॉडल भेजूंगा आपको। मेरे पास भी एक चक्की है, वो पत्थर वाली ही है। वो जी एक करीब 1.25 घंटे में 10 किलो के आस 8-7-8 किलो 8 किलो निकाल देती है एक ऐसे घंटे गोल में। वाली है क्या? ये गोल वाली है क्या? जी ये ऐसे गोल घूमती है जो हमारे पुराने जमाने वाली वो वाली है क्या? नहीं, वो मोटर से ही चलती है वो। नहीं, वो मैं समझ गया भाई जी, मोटर से तो सब चलती है। मतलब जी, चक्की पत्थर वाली है कि मशीन वाली है आपकी? मशीन वाली है, और उसका पार्ट ऐसे ही घूमता है जैसे अपनी चक्की घूमती थी। हाँ नहीं, लेकिन उसमें पत्थर कौन सा लगा है? एमोरी पत्थर लगा है कि चट्टान वाला? अगर एमोरी लगा है तो फिर जहर मिलता है काला उसमें। पत्थर है, काला पत्थर है उसमें। चट्टान हाँ वाला जो पहले वो अपनी बस चक्कियों में जो आता था, टकाई होती थी उसकी। हाँ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो तकाई होती तो फिर ठीक होगा। मतलब पत्ता चेंज करना तो नहीं पड़ा ना आपको? नहीं नहीं नहीं, हाँ तो फिर वो चट्टान अगर जैसा पत्थर है तो फिर वो उसी जैसा पत्थर होगा। उस पे काली एक चीज चट्टान जैसा पत्थर है। गरम, मैं आटा आपको गरम शेयर तो होता करूंगा है। सर, आपका नंबर लेके। जी जी। अच्छा, अ, उसमें आटा गरम होता नहीं होता? नहीं, आटा गरम कम होता है, मतलब थोड़ा सा। आटा अगर गर्म होता है तो हाँ, इतना आटा गर्म होता नहीं, आप पूरा पिसवा लो और आप आटे को पकड़ लो, इतना सा भी गर्म नहीं होता आटा इसमें। जो जो आप बता रहे हैं उसमें। हाँ हाँ, वो जो हमारे पुराने जमाने की चक्की थी, बस उनने मोटर लगा दिए हैं। नहीं तो चक्की इसमें गर्म। भी, इसमें सिर्फ चक्की गर्म होती है, वो आटा गर्म नहीं होता इसमें हाँ सर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अगर चक्की गर्म हो कोई दिक्कत, आटा गर्म नहीं होना चाहिए। नहीं, आप आटा एक गर्म बार नहीं होता। मतलब जो जो भी। अपनी जो अपन जो बाजार की चक्कियों में आटा गर्म होके आता अपना, हाँ वैसा हाँ। आटा गर्म नहीं होता अभी हाँ, इसमें। फिर वो बढ़िया मशीन है आपकी भी। तो मैं उसकी फोटो शेयर करूंगा। अभी जैसे दलिया वगैरह है या कुछ और ऐसी चीजें हैं, वो हम पीस लेते थे। इस बार पहली बार मैंने प्रेरणा है ऐसे होके कि ये 4 रुपए किलो पिसाई लेने लगे, 10 किलो के 40 रुपए लेते हैं। मैंने कहा मैं खड़े होके पिसाई करूंगा इसकी। नहीं मतलब बहुत मैंने, अच्छा है। ये तो सबसे पहले कीजिए, मतलब चक्की ज्यादा तो बंद करिए, बल्कि चक्की वालों को ये बोलिए कि वो विवश हो जाए, आने वाले समय में वो खुद ही चक्की लगा के रखे कि भैया अब ये मेरे वाली। पास ये पिछले 4-5 साल से है, बट मैं मतलब ऐसे घर के दलिया लिया ये सब घर के, तो वो पीसते हैं हम अपने घर के जो प्रोडक्ट हैं। लेकिन अब गेहूं आप 1-2 बार ही पीसा, पर गेहूं नहीं पीसा था। पर आपने जो बताया वो एक बड़ी कटु सत्य बात है। जी तो हम अब उसको, मैं उसको फोटो शेयर करूंगा आपको। अब अभी हम आते हैं तो आपको बताएंगे भी इसको। बिल्कुल भाई। जी जी, ओम। ओम। बहुत सुंदर चर्चा। और अंकित भैया, ये गरम आटा होना। हेलो, आपकी आवाज कट रही है, आप नेटवर्क में नहीं है। और हेलो, बहन जी ये, हाँ बोलिए। जो चक्की में हम अब मार्केट से लाते हैं उसका जो आटा गरम होता है, और आप बोल रहे हैं वो ठंडा रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सबसे मेन चीज तो जो हम मार्केट से लाते हैं उसमें तो व्हाइट सीमेंट मिल रही है, तो जहरी है। मतलब पहली पहली सबसे खतरनाक चीज तो कि हम सीधे व्हाइट सीमेंट मिला के खा रहे हैं, सिलिकॉन मिला के खा रहे हैं उसमें, क्योंकि उसमें 4-5 तरीके का वो पत्थर को हार्ड बनाने के लिए केमिकल मिलाए जाते हैं, फाइबर मिलाए जाते हैं, तो वो पूरा जहर है। दूसरा, जो आप मार्केट से आटा ला रहे हैं वो जल जाता है। जल जाता है इन द सेंस कि वो उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। जैसे कोई चीज को हम प्रोसेस करते हैं ना, कि पहले हम कोई भी चीज को हम जब प्रोसेस करते हैं तो उसकी गुणवत्ता कम होती है, जितनी कच्ची अच्छी होती है उतनी ज्यादा हम पकाते तो तब आपका आटा पिसने में एकदम गर्म हो गया तो जला हुआ आटा है, कोई काम का नहीं है। मतलब एक तरीके से आप भूसा खा रहे हैं। दूसरा, जब ये चक्की जो हमारी वाली चक्की है इसमें चट्टान होती है, चट्टान में 67 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। दूसरा, जब ये चक्की पीसती है तो आटा एकदम ठंडा आता है, तो उसकी गुणवत्ता बिल्कुल भी खत्म नहीं होती।
मतलब उसमें इतनी ज्यादा गुणवत्ता, इतनी ज्यादा ऊर्जा और इतनी शक्ति होती है कि हमारे शरीर को स्वस्थ के साथ साथ उसमें जो जो मैं आपको फॉलिक एसिड या जितनी भी गेहूं की गुणवत्ता बता रहा हूँ, वो गुणवत्ता आपके पूरे शरीर में लगेगी। मतलब आप उसमें अगर बाजरे की या मक्के की रोटी एक बार पीस के खा लेंगे तो आप बोलेंगे, मतलब 15 दिन बाद आप दूसरा आटा खा ही नहीं पाएंगे, इतना स्वादिष्ट, इतना गुणों से भरपूर। मतलब वो प्योर निकलेगा, जो उसकी ओरिजिनल शक्ति वो आपके सीधे शरीर में जाएगी। ये उसकी गुणवत्ता है, और इसलिए हमारे पुराने लोग 100 साल जो जीते थे, इसमें आटा का, चक्की का प्रथम स्थान है। और तेल, तेल मैंने आपको बताया, जो आजकल वो जो लकड़ी के कोयलों के बैर जैसी वो आ रही है, वो तेल लीजिए। वो तेल अगर आपको 250-300 रुपए का भी मिल रहा है, तो जो आपको यहाँ का जो तेल मिल रहा है, ये लोकल वाला तेल, ये 2 चम्मच लगेगा, और ये 1 चम्मच, क्योंकि ये तेल बहुत मोटा होता है। दूसरा, ये तेल में ये दिक्कत है कि अगर आज मूंगफली 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो मिल रही है, तो 2.5 किलो में 1 किलो निकलता है। तो 250 रुपए तो सिर्फ उसकी कॉस्टिंग है। आपको 150 रुपए में तेल कैसे मिल रहा है? कि उसमें पाल्म ऑयल मिला रहे हैं या पेट्रोल ऑयल मिला रहे हैं, वो पूरा जहर है। मतलब आप जैसे डालडा घी आता था, वैसे पेड़ों से निकला पाल्म ऑयल, वो बहुत खतरनाक चीज है। तो हम जो ये कर रहे हैं, ये महंगा भी नहीं है। महंगा इसलिए नहीं है क्योंकि जो 2 लीटर मार्केट की काम करेगी, वो 1 लीटर बोतल आपकी ये कर देगी। और देखिए, मैं अपने मम्मी और श्रीमती जी को सबसे बड़ा मेरे यहाँ का वो मानता हूँ। मैं कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो पहले उनसे, उनने उस तेल को बिल्कुल गले लगा के एक्सेप्ट किया है। वैसे हमारा ये जो आटा है, हम लोगों को आत्मा प्रसन्न हो जाती है साहब खाना खाने का, खुद की उगाई सब्जी। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, क्रिकेट का भगवान किसको कहते हैं आपको पता है? सचिन तेंदुलकर। सचिन जी। जी। बॉम्बे में 100 घर है, 100 सबसे अच्छे घरों में से एक उसका घर है। उसने अपने जीवन का 50वां जन्मदिन गांव में जाके चूल्हे के बर्तन में खाना बना के, यही कच्ची इसमें पिसवा के, और झोपड़े में रुक के बनाया है। तो आज की डेट की दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी, दुनिया का सबसे बड़ा, कहते हैं ना, बैक टू होम, चूल्हे का बना खाना। हमारे कृष्ण जी का मक्खन, जो 100% प्रोटीन जो पूरे शरीर में आ जाता है, रोटी में प्योर मक्खन लगाइए। आपका क्या चंदन की लकड़ी या उसकी लकड़ी का क्या कहते हैं, बिनोला किया हुआ, दही जमाया हुआ, उस रोटी को आप खाइए और ताजी उगाई अपनी सब्जी खाइए। दुनिया में इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा मतलब लग्जरी 7 स्टार होटल में भी आपको वो मजा नहीं आएगा जो आप हमारे आएंगे तो हम वैसे आपको खाना खिलाएंगे। आपको 7 स्टार होटल, पहाड़ों में बसा हुआ हमारा खेत है, वहां आप एक बार पधारिए। आप लोगों की आत्मा, और वैसा खाना मतलब आपने बचपन में खाए होंगे, ये मैं बोल सकता हूँ। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे बहुत कि अच्छा, हमें बिल्कुल अब योगा आनंद। हर मंच को ऐसे करना है, योगा हर मंच के सभी सदस्यों को एक आटा पीसने वाली चक्की, और जो हम घानी से, कच्चा घानी से तेल लाते हैं, वो तेल भी हमें यूज करना है, और चूल्हे पर का भोजन, और जैविक बीजों से जो खेती करते हैं उनसे ही हमें सब्जियां लेनी है। और फिर ऐसा अगर आहार करेंगे, और तो फिर हर एक घर स्वस्थ रहेगा, और एक समाज, और इससे देश और पूरा राष्ट्र, ऐसे ये चेन चलती जाएगी। और बहुत सुंदर अंकित भैया चीज जो आज। मैं चाहूंगा कि अगर कोई बिजनेस मॉडल भी तैयार करना चाहता है, कोई अपने बच्चों को रोजगार, किसी को भी रोजगार देना चाहता है, तो ये दुनिया का सबसे अच्छा रोजगार में से एक है। लोग आपके यहाँ एसपी कलेक्टर साहब ऐसे हाथ जोड़ के आएंगे कि भैया हमको यहाँ का आटा या हमारा गेहूं, जो लोग इतने प्रेम से धो के सब करते हो, आपके यहाँ आएंगे। इसके अलावा जो लोग रेडी टू ईट चाहते हैं, उनको आप अच्छी पैकेजिंग करके भी घर पहुंचा के दे सकते हैं, अमृत जैसा गेहूं आटा। जी जी जी। भैया और ये मिलेगी कहाँ से? ये भैया ये मिलेगी कहाँ से? नंबर भी दे दूंगा, जयपुर के झांगड़ जी हैं, बहुत अच्छी मशीन बना जी। रहे हैं। और आप पर्सनल मेरे से बोलेंगे तो वैसे भी आपको नंबर दे दूंगा, वीडियोस भी भेज दूंगा पूरे तो अभी ग्रुप्स में और उसमें तो भी। ये एक मोटर से 5 चक्की एक साथ चलते हैं क्या? आप 5 चक्की चल जाती है जी। एक मोटर से सीधी चलती है पूरी 5 चक्की? अगर तो आप इसमें बड़ी मोटर मोटर से मोटर इसमें अगर थ्री फेस की लेना पड़ेगा? हेलो, जी, मोटर इसमें 3 फेस लगेगी क्या? हाँ 3 फेस, 2 HP, 5 HP, और 10 चक्की एक साथ चलाना है तो 7.5 HP तक की आती है इसमें। तो तीनों फेस वाली ही मोटर लगेगी कि सिंगल फेस से भी चलती है? सिंगल फेस में फिर आपको वो सिंगल वाला जो एक आएगी वही चलेगी। अच्छा, इसकी कीमत कितनी है? जो 5 चक्कियों की कीमत बता रहे आप? 2.5 लाख करीब है भाई साहब, 2,50,000। और एक चक्की की 50,000। ठीक है भैया।
और ये मशीन बहुत भारी होती है, 10 आदमी भी नहीं उठा पाते, ये बड़े बड़े चट्टान रहती है। जी 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 ठीक जी ठीक जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। और आगे आदरणीय अनिल राय जी का हैंड रेस है। जी जी अनिल राय जी। राकेश गौर साहब का इनके पहले हैंड रेस है, राकेश गौर जी को बुला लीजिए पहले। राकेश गौर। जी राकेश गौर जी, मैंने देखा नहीं, नहीं। मैंने पूछ लिया, मेरे को यही पूछना था सर। यादव जी, मेरे को यही पूछना था, क्योंकि मैंने भी बात करी है जोधपुर में वो लाने के लिए, तो मेरे को भी वो 50,000 का एक चक्की का बताया था। बाकी बड़ी चक्कियों के बारे में मैंने जानकारी नहीं ली थी, 5 चक्कियों के बारे में, क्योंकि लाना मेरे को भी ये चक्की। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी चलिए, बने सिंह जी आर। जी सदन के सभी को, भाई बहनों को मेरा प्रणाम। अंकित जी, जैसे चक्की की जो बात कर रहे हैं, आज हमारे जो आज के मुख्य अतिथि जी है, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे पहले पुराने जमाने में हमारे दादाजी या दादी जी वो पत्थर की शिला या फिर लकड़ी की ओंकली में कुटाई करके जो दलिया बनाते थे, उसका टेस्ट बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था और मिट्टी की हांडी में उसको बनाते थे। तो क्या हम अपने अनाजों की कुटाई मतलब दलिया बना करके भी तो इसका उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, वो मैंने बताया ना कि जो हमारे पूर्वज करते थे वही उनका जीवन था, वो स्वर्ग जीते थे, और हम लोग तो मतलब जीवन बस काट रहे हैं, ये समझ लीजिए। वो लोग मजे से जीते थे, कि वो कहते थे, कहावत भी थी ना कि 2 टाइम क्यों खा रहे हैं, अच्छा कमा 2 टाइम क्यों मतलब कमा क्यों रहे हैं इतना, 2 टाइम अच्छा खाने के लिए, ये उनके शब्द होते थे। और जब खाना खाने बैठते थे हमारे पूर्वज लोग, तो आप देखना कभी भी कुंडी लगा के पाल्टी मार के कितना भी जरूरी काम हो, खाना खाते समय उठते नहीं थे, अच्छे से पूरा इंजॉय करके आधा आधा 1-1 घंटा खाते थे। तो ये बड़ा अच्छा तरीका था। इसमें छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, अंग्रेजों ने जो चाय लाए, जब हम लोग गुलाम हुए और जब ये हमसे काम करवाते थे, तो हम लोग कितना भी लट मार लो, लेकिन खाना खाने बैठते थे तो 1 घंटा बैठ के मजे से खाते थे, और आधे घंटे आराम करने के बाद तो अंग्रेज बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने बोले इनको ऐसा कौन सा नशा दिया जाए कि जिससे ये लोग जल्दी काम करने आए, तो उन्होंने उनको खाने के साथ चाय देना चालू की। और जब उनने चाय पी तो उनका खाना आधा हो गया, और उसके बाद क्या कहते हैं, काम पे भी तुरंत आने लगे। तो ये अंग्रेजों ने ऐसा जहर हमको चाय देके गया है तो इसमें इसका भी बहुत बड़ा एक रोल है चाय का, कि खाना आधा कर लो, शरीर को पूरा नुकसान पहुंचा लो, और उसके नशे के बिना आप जी ना पाओ, सुबह या शाम ना मिले तो आपका सर दुखने लगे, आप एडिक्टेड होने लगो। तो चाय का एक चीज मैंने और जोड़ दिया इसमें। तो ये बहुत अच्छी है। आप इस आटा चक्की में, आपको बता रहा हूँ, धना भी पिस जाता है, आपका हल्दी भी पीस जाती है, हर चीज पीस जाती है। फिर ओखली जो है, उसकी भी इनके पास एक मशीन है जो ऑटोमेटिक इससे चलती है, मतलब लकड़ी मारती है ऐसे ऐसे, वो मशीन भी इनके जी पास है। कि आज की डेट में अगर आप अपने यहाँ श्रीमती जी किसी को भी बोलेंगे, तो वो खुद बोलेंगे आप पीस लो, ये मैं नहीं कर पाऊँ। किसी को लट लेके आप खड़े भी रहेंगे ना आदमी को कि भाई तो उसको पीस, तो अब पहले इसी शरीर में ताकत ही नहीं रही, इतना रसायन जहर खा रहे हैं, शुद्ध हवा नहीं ले पा रहे हैं। तो अभी अब तो हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे लोगों में ताकत आएगी, तो फिर से ये चीजें चालू होने लगी। भ्राता जी, मेरा एक निवेदन है कि जैसे अपन जो गेहूं जो पिसाई करते हैं, इसके बजाय अपन उसको पानी में गला करके 2 घंटे करीबन गला करके फिर उसको उखली में कुटाई करके भी आटा बन सकता है। ऐसा प्रैक्टिकल करके भी हम देखें, उसका परिणाम जबरदस्त आ सकता है। नहीं, बहुत अच्छा आ सकता है भाई साहब, लेकिन करेगा कौन, ये बताइए ना आप। मेरे को आप बोलेंगे, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतनी मेहनत है इसमें। मैंने यहाँ श्रीमती जी को बोलूंगा तो मेरे को तो घर से निकाल देंगी वो जी जी जी। भैया घर में ही बने रहना है। जी आदरणीय अनिल राय जी, अनिल राय जी को बुला लीजिए। आवाज कट रही है आपकी, आप नेटवर्क में नहीं है। आखिरी सवाल आदरणीय मिथिलेश जी का। जी समय हो गया है। आदरणीय मिथिलेश जी को बना लीजिए बहन जी, और फिर इसके बाद आज का समापन करें। जी सदन को नमन वंदन। और आज की चर्चा बहुत ही सुंदर, और मैं तो सदन के भाइयों से भी और बहनों से भी यही निवेदन करूंगी कि जो हमारे मुख्य अतिथि अंकित जी हैं, सब मिलके इनके यहाँ चलने का प्रोग्राम बनाओ तो बहुत अच्छा होगा। रंजना बहन, कैसे विचार है? मैं बहनों की राय जानना चाहूंगी। भाई तो तैयार हो जाते हैं, बहनें नहीं चल पाती तो फिर दीदी आ प्लीज जाओ, अपने पास में ही है अंकित भैया जी, आ जाओ। इस विषय आपके पे जो पास है, में
इस जी विषय पे कल चर्चा कर लेंगे अपन बिल्कुल खुली, कि कौन कौन जा रहा है, कब जा रहा है, क्या कर रहे हैं, बना लेंगे कार्यक्रम, कौन कहाँ से चलेगा। हाँ, ये अपन कर लेते हैं। खाली भाई खाली बातें नहीं, देखो प्रैक्टिकल हाँ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल आज बिल्कुल। आज आज ये सदन इस नतीजे पे पहुंचा है कि हमको दाल के लिए अपनी उड़द मूंग की दाल खुद डलना है, और तेल के लिए हमें मूंगफली सरसों और तिली खुद जो है तेल बनाना है, और अनाज और सब्जियां खुद अपने घर के लिए उगाना है और वही खाना है। आज अंकित मालू जी से यह प्रेरणा मिली है कि हमको अपने परिवार को पहले अपने उगाया हुआ अनाज, अपने द्वारा बनवाया गया तेल खुद जो है पाम ऑयल और रिफाइंड नहीं लेना है, और खुद अपने देसी गाय का दूध घी यही अपन को प्रयोग करना है, उपयोग करना है। फिर आगे अन्य लोगों को अपन व्यापार की दृष्टि से कर सकते हैं। आज के भाई एक कविता बोलना चाहता हूँ मैं। जी जी। कि कितने हैं जिन्होंने वेदों के पन्ने हैं पढ़े, क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े? लोग कितने जो चले सिर्फ राम के पद बिंदु पर, सच कहूं तो कालिक पोत रहा है हिंदू पर। गीता कहाँ है और पुराणों का बताओ क्या हुआ? इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ? वंदना व्रत ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही? मानस चौपाई की धुन कितनों के जीवन है कही? कितनों के मस्तकों पर तिलक की सिका लहराई है? कितनों ने प्रातकाल उठ हरि वंदना दोहराई है? कितनों ने थामा धनुष रावण को हनने के लिए? कितनों ने त्यागा घर बताओ आज राम बनने के लिए? आज राम बोले रघुकुल का क्या हुआ? कुछ वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुल का क्या हुआ? वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का ये भी ले। वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का ये भी ले। विकृति को हम ग्रहण करते, निज प्रकृति को हम आज भूले। तो आज हम जो कहते ना हिरण के नाभि में कस्तूरी रहती है और वो दुनिया में घूमता है, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे वेदों में, हमारे पूर्वजों में ही इतना कस्तूरी, इतना ज्ञान है, उसको हमको करना चाहिए और पाश्चात्य सभ्यता से हमें दूर रहना चाहिए। धन्यवाद। जी जी, बहुत धन्यवाद। और रंजना जी से निवेदन है कि आज की वार कार्यक्रम को यहीं विराम दें, और क्योंकि 25 के बाद फिर हैंड रीच होते हैं तो लंबा